कहीं और से आते तो। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं, एक वाक़या सुनाते हैं आपको। भाई 3 दोस्त थे, ठीक है जी, 3 दोस्त थे। एक था पाकिस्तानी, एक था इंडियन, एक था अफगानी। ऐसे कर लें भाई, चलो ठीक है जी, आजकल वैसे ही अफगानी हमारे बड़े दोस्त हुए हैं। तो ये 3 दोस्त थे बहरहाल। अब ये 3 दोस्त जो है वो किसी मुल्क गए, वहाँ पर सैर व तफरी कर रहे थे। वहाँ पर उन्हें पकड़ लिया भाई किसी के, भाई ये आप लोग जो है वो एक गैर कुछ कार्रवाई की उन्होंने, अच्छा, कि जहाँ पर आज जाना ममनू था। ओके, तो भाई पकड़ लिया गया। इलाका गैर, उस मुल्क का इलाका गैर, हाँ, नो गो एरिया। अब वो नो गो एरिया में घुस गए, रेड जोन में। सही है। तो अब वो घुस गए, उनको दी गई सजा कि भाई आओ भाई, सजा होगी इन तीनों को। और जज साहब ने तीनों को 100-100 कोड़े मारने का हुक्म दे दिया कि भाई मारो इनको 100-100 कोड़े, ताकि पता चले इनको कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आइडिया किसका था? आइडिया किसका था? ये इन तीनों में से किसी का होगा, अब जो भी था। बहरहाल अच्छा, शरीर आइडिया अपने ही होते हैं वैसे, तो इसीलिए इस सवाल पे मत जाएं, ठीक है। बहरहाल जी, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपको सजा देंगे, 100-100 कोड़े जो है वो मारे जाएंगे। लेकिन चूंकि आज हमारा जो है वो नेशनल इंडिपेंडेंस डे है, अच्छा, तो आपको हम जो है वो ये भी कह लेंगे कि चलो आप कोई एक ख्वाहिश अगर चाहो तो पूरी हो जाएगी, पूरी कर लो जी, ठीक है जी। तो वो कहते हैं जी आपको इस सज़ा में कोई अगर तखफीफ चाहिए तो वो भी कर लो। तो सबसे पहले जो है वो अफगानी था। अफगानी को कहा गया भाई 100 कोड़े मारने। अफगानी ने कहा अच्छा, मेरी ख्वाहिश ये है कि 100 के बजाय 50 कोड़े कर दीजिए। सही है। तो उसने अपनी होशियारी लगाई, उसको जी लगाए 50 कोड़े, चलो जी। और उसने कहा कि जी 50 कोड़े, और उसने कहा कि 50 कोड़े जो है और मेरी कमर पे जो है ना वो एक तकिया भी बांध दो, ताकि जो है वो अच्छा, यार ये जबरदस्त है। तो उसने ये आइडिया भी कहा ना, उसने कहा भाई अब डिस्काउंट ले रहा हूँ तो पूरा डिस्काउंट दो, सही तरीके से सजा भी आधी कर दो और लगाओ जी एक तकिया, और फिर उसके बाद मारो कोड़े। तो भाई 35-40 कोड़े तक तो वो तकिया रहा। फिर उसके बाद असर कहानी शुरू फट गया, और उसको जो 10 कोड़े लगे तो उसको तो हालत खराब हो गई। अब जब इंडियन ने देखा, इंडियन ने कहा बाबू ये काम सही हो नहीं रहा है, 50 कोड़ों का डिस्काउंट तो मैं भी ले लूंगा, लेकिन ऐसा करो एक तकिए के बजाय 2 तकिए लगाओ, 2 तकिए कर लो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अच्छा, 2 तकिए करते हैं। फिर उनको 50 कोड़े मारना शुरू किए। जो 2 तकिए थे वो 40 कोड़ों पे आ गए, वो भी फट गए। और उसको भी 10 कोड़े जो लगे, तो उसने कहा भाई सूझ गया मैं तो बहुत गलत हुआ। पाकिस्तानी से पूछा भाई तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? उसने कहा ख्वाहिश मेरी ये है कि 100 कोड़ों के बजाय मुझे 200 कोड़े लगाए जाए जी, मैं हूँ पाकिस्तानी आदमी। अच्छा, इन्होंने कहा था 50 कोड़े, ना मुझे लगाओ 200 कोड़े। कहा अच्छा, और ख्वाहिश ये कि मेरी पीठ पे तकिया नहीं बांधो, इंडियन को बांधो। किसको? इंडियन को बांधो। और फिर मारो। तो फिर उसको जो है वो लगाएगा। और फिर आप सब जानते हैं क्या हुआ होगा। लेकिन बहरहाल हम ऐसे लतीफ़े ही बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये लतीफ़ा ही था नाज़रीन, मैं भी बड़े दिमाग से सुन रही थी कि इसमें से कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी निकलेगा। अब कभी कितने मॉरल बताऊं, रोज आप लोगों को मैं मॉरल स्टोरीज बताता हूँ, कौम को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, और क्या, को कौम जाग नहीं रही मेरी। तो मैंने कहा चलो सिर्फ लतीफ़े सुनाओ, उनको तफरियां करो, एंजॉय करो। तो सोचे क्या हुआ होगा। विजुअल जरा देखे, कोड़े लग रहे हैं। इंडियन पीछे सर पे एक मारता होगा, एक इतना तो करता ही होगा मेरा ख्याल है। हमारे मतलब अगर वो हमारी कमर पे बंधा हुआ है और कोड़े खा रहा है तो एक चमाट लगाता होगा पीछे से, जैसे कोड़ा आता होगा। तो कोड़े लगेंगे ना, फिर पता चलेगा। ये कोड़ों की सजा जो है वैसे बड़ी जो, हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग कि जो इस्लामिक सजाएं हैं उसके अंदर ये सजा है कोड़ों की सजाएं, और बड़ी सख्त। और कोड़े इतने लगते हैं आपको, और ऐसे लगते हैं कि उसी में लोगों की डेथ भी हो जाती है। कभी आपने पुलिस का वो खाया है, छित्तर या डंडा? आपने तो खैर क्या आपने खाया होगा। ऐसे एक सवाल आ गया मेरे जहन में। नहीं, मैंने क्यों ऐसे काम करने हैं भाई? कभी आपने खाया है? एक दफा पुलिस मतलब खाया। अच्छा, मतलब इसमें ऐसी क्या बात है? ये कराची में रहने वाला तो अक्सर ऐसे लोग एकदम वो सीव्यू पर थे, अपने दोस्तों के साथ फिर रहे थे, तो वहां पर जो है वो पुलिस वाले ऐसा क्या कर रहे थे सीव्यू पे? कुछ नहीं, फिर रहे थे। वो भाई यहाँ से हट जाओ भाई। वो अच्छा भाई वो उन्होंने डंडे मारना शुरू कर दिया खामोखा। तो वो जी उसने मारा यहाँ पर। वो लगता है थोड़ा, कभी फिर थोड़ा सा, फिर बाद में एहसास होता है कि अच्छा यार इसमें तो दर्द हो रहा है। उस वक्त नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है यार ये तो पुलिस वाले। फिर आपके दिल से उस पुलिस वाले के लिए दुआएं निकलती हैं। तो होता है, लगता है, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? ऐसा ही। तो बहरहाल क्या इधर उधर की बातें आप लेके बैठ गए। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, आपको दिखाते हैं 60 सेकंड न्यूज में क्या हो रहा है आज। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी, जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा।
पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम 1,40,000 से ज़ायद अफराद अपने ममालिक वापस जा चुके, वज़ारत दाखिला का एलामिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज कर दी। कोरो में जिरगा कामयाब, कबाइल के दरमियान 9 रोज़ से जारी झड़पें रुक गई। प्रोटीज की न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत, पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर और वज़ीर दिफा से मुलाकात। दुनिया गजा में जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़। गजा में टेलीफोन और इंटरनेट मुकम्मल बंद, शुहदा की तादाद 8,500 से तजावज़ कर गई। इसराइल ने हमास के ताज़ा हमलों में मज़ीद फ़ौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी। गजा में फंसे गैर मुल्कियों का रफा बॉर्डर के जरिए इनखला शुरू। जी, तो ये आपने देखी खबरों का हाल वाला आपने सुना, और गजा के हवाले से हम आपको जरा बताएं खास खबरें कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। 3 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल से ताल्लुकात अपने सफारती ख़त्म कर लिए। गजा पर जो बदतरीन हमलों के बाद जनूबी अमरीका के 3 ममालिक हैं। 3 ममालिक ना कहें आप इनको आप कहें 3 गैरतमंद कौमें हैं, ठीक है ना। बोलिविया, कोलंबिया और चिली। अच्छा, अब बोलिविया, कोलंबिया, चिली, इनको आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे कहीं देखते हैं? कहीं नहीं देखते। इनको आप कहीं कोई सिफारती ताल्लुकात, कोई एजेंडे, कोई फायदे उठाने, मफादात, कोई G8, G20 फलाने ढिमकाने में कहीं नजर आते हैं? कहीं नजर नहीं आते। मतलब छोटे से ममालिक है जिनकी कोई एज से किसी भी मामले में नहीं है, लेकिन जस्ट पॉइंट ये है कि आपने अपनी गैरत का मुजाहरा करना होता है। बिल्कुल, शो देयर प्रिंसिपल कि भाई किस उसूल पे वो कायम है, और उसी उसूल के तहत उन्होंने ये सफारती ताल्लुकात इसराइल से ख़त्म कर दिए हैं। बोलिविया पहला लातीनी अमरीकी मुल्क बन गया है जिसने गजा की पट्टी में फौजी कार्रवाई पर इसराइल से सफारती ताल्लुकात तोड़ लिए। ये पहला मुल्क है। आप अंदाज़ा लगाएं, बड़े बड़े ऐसे मुल्क हैं जिसमें के मुसलमान ममालिक भी टेक्निकली कुछ हद तक शामिल हैं, और उनको भी ऐसा एहसास नहीं हुआ। सफारती ताल्लुकात किसने तोड़े? तुर्की के चल रहे हैं अभी तक, बड़े बेहतरीन चल रहे हैं भाई। तुर्की के तो, लेकिन उन्होंने तो सफीरों को वैसे निकाल दिया है, अब पता नहीं उनका क्या होता है। तुर्की के सफीरों को निकाला है। नहीं, तुर्की के सफीरों को मेरा ख्याल है जब सदर एर्दोआन ने, सदर तो था ना वो इसराइल का, इसराइल ने वही ना तुर्की से वापस बुलवा लिया अपने डिप्लोमेट्स को, और वो इसलिए कि उनके सदर का एक बड़ा सॉलिड स्टांस जो है वो सामने आया। और अच्छा, बोलिविया के जो सदारती हाउस है उसके वजीर हैं मारिया निलापर, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वो बोलिविया की कसीर कौमी रियासत के तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है सिफारती ख़त्म करने पर अपने फैसले से आगाह कर रहे थे बेसिकली लोगों को। अच्छा, इसराइली हमलों से हज़ारों इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। आज 12 मैंने एक खबर वो भी देखी गजा में कि गजा में इमदादी जो ट्रक हैं वो उनकी एंट्री हुई है आज, तो अल्लाह करे कि उनसे कुछ फ़ायदा हो वहाँ के हमारे लोगों को। अच्छा, सदारती हाउस के वज़ीर ने यह भी कहा है कि इसराइल इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम में मुलविस है और हम इसराइल से गज़ा पर हमले रोकने का मुतालबा करते हैं। दूसरे जानिब बोलिविया के जो खारजा उमूर के नायब वज़ीर हैं, उनका कहना यह था कि उन्होंने फ़ैसला इसराइल के जारहाना और गैर मुतनासिब फौजी हमलों की मजम्मत करते हुए किया। ये बेसिकली हमारी तरफ से एक मजम्मती कार्रवाई थी। अच्छा, इसराइल से बेसिकली तुर्की ने 4 दिन पहले अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर रीअसेसमेंट करते हुए अपने डिप्लोमेट्स को वहां से बुलाया। हाँ, उन्होंने वापस, अच्छा भाई आपने ये बात कर दी तो हम बुला रहे हैं। बिल्कुल, वैसे वरना बैठे हुए थे वो 4 दिन पहले तक। लेकिन जो उनके सदर ने ये सारा मामला किया था ना उस दिन 100वीं सालगिरह उनकी, और वो जो प्रोटेस्ट हुआ था, बड़ा मुजाहरा किया, मैंने ये कई खबर पढ़ी थी कि इसराइल ने एहतिजाजन तुर्की की ये सारी हरकत देखते हुए अब उनके सफीरों को देश बदर करने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा कि निकलो हमारे मुल्क से। तो ये इसराइल की तरफ से हुआ था, लेकिन अब पता नहीं कि उन्होंने पहले निकाला है या इन्होंने पहले बुलवा लिया वापस। ये खबर जो है वो ये है। बहरहाल चलो, तो ये है सिलसिला। अच्छा, तो ये है भाई, इन 3 ममालिक ने भी अपने सफारती ताल्लुकात इन्होंने ही ख़त्म किए हैं, और हमारे तो खैर बहरहाल थे कोई नहीं। हमारा तो पासपोर्ट फ़ख्र करने वाला पासपोर्ट बना हुआ है ना भाई। बिल्कुल। और ईरान के जो लोग हैं वो, उनकी भी जो अरबाब इख्तियार है, हुकाम है, वो ये कह रहे हैं बार बार कि भाई ट्रेड बॉयकॉट करें इनके साथ, इनको निकालें, इनके सफ़ीरों को निकालें अपने ममालिक से। तो ईरान का भी बड़ा सॉलिड एक स्टांस आया हुआ है। यमन के बारे में हमने कल आपको बताया था कि यमन ने तो कहा है, यमन की एक और कार्रवाई बताता हूँ मैं अभी, पहले भारत की बता दूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी ज़रूर। तो बड़े ही नामवर शायर हैं भारत के,
जो फुलझड़ियाँ छोड़ते रहते हैं पाकिस्तान में भी आके उन्होंने फुलझड़ी जावेद छोड़ी थी। अख्तर? जावेद अख्तर, उन्होंने इसराइल पे जो इसराइल की गज़ा पे बमबारी है उस पर शदीद तनकीद की है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि इसराइल हिरोशिमा और नागासाकी का जवाब पेश करके गज़ा के बेबस शहरियों पर मुसलसल बमबारी कर रहा है और नाम नहाद सिविलाइज दुनिया इसराइल की बात सुन रही है। ये वो लोग हैं जो हमें इंसानी हुकूक का सबक पढ़ाते हैं। और अच्छी खासी रीच हुई है इनके इस ट्वीट की और बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की है और ज़ाहिर है वो तो हर आदमी अपना वहाँ पर व्यू देता है। हाँ। लेकिन इन्होंने जो बात की है वो बात बिल्कुल पॉजिटिव सॉलिड बात है, बड़ी अच्छी बात है। बस बाकी ये कि बिल्कुल बात तो सही है लेकिन कश्मीर के हवाले से भी जरा सही बातें कर लो, आंखें खोलो चाचा। वो तो अब कर नहीं सकते। हाँ वो कर नहीं सकते बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि चलो कम से कम कुछ तो बोले और हाँ। सही बोले, कुछ तो बोले। आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट, थैंक यू सर। एक और वीडियो आई है, वो बड़ी अजीब सी वीडियो है। इसराइली फौजी जो है वो मार रहे हैं यहूदियों को। हैं? जी 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 ये कुछ जी बिल्कुल, इसराइली फौजी जेरूसलम में यहूदियों को मार रहे हैं और बड़े दनादन मार रहे हैं। ये वीडियो देखें आप किस तरीके से इनको मार रहे हैं ये। और ये यहूदी कौन है देख लें आप। वो फलस्तीनियों के लिए एहतजाज तो नहीं कर रहे थे? जी ये वो बेसिकली ये वो यहूदी हैं जो कि ज़ायनिज़्म को कहते हैं कि ये एक गलत आइडियोलॉजी है। अच्छा। क्योंकि यहूदी और ज़ायनिस्ट ये दो अलग अलग चीज़ें। यहूदी बेसिकली वो हैं कि जो कि यहूदी मज़हब के पैरोकार हैं और ज़ायनिस्ट वो हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट, जिसको आप कह जाते हैं ना कि वो एक्सट्रीमिस्ट वो यहूदी हो जाते हैं जो कि इस खित्ते पर अपना कब्जा और अपना तसल्लुत और सुप्रीमेसी वाले जो जैसे वाइट सुप्रीमिस्ट होते हैं ना, वैसे वो ज़ायनिस्ट बन गए, अपने आप को सुप्रीमिस्ट कहकर। उन्होंने किसी और को इंसान समझा हुआ ही नहीं है। तो बेसिकली वो ज़ायनिस्ट हैं जो कि इसराइल की तरफ से और ये सारे फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं। तो ज़ायनिज़्म का जो एजेंडा है उसके ख़िलाफ़ जो यहूदी हैं जो कि अपने सही असल मज़हब पर कारबंद हैं और कहते हैं कि देखें ये जो फ़लस्तीन वाला इलाका है यहाँ पर हम सब मिलकर रह सकते हैं। इस इलाके में क्रिश्चियनों ने कत्ले-आम किया था यहूदियों का और उसके बाद मुसलमानों ने इस इलाके में उन्हें पनाह दी थी, तो हमें उन मुसलमानों के साथ किसी किस्म का जुल्म नहीं करना चाहिए और इस खित्ते में अमन से रहना चाहिए। और ये वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद इसराइली फ़ौजियों ने इनको मारा। ये बेसिकली ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है जो कि नेतन्याहू और ये सारे जो इनके जो लोग हैं वो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स बन गए। एंटी सेमिटिज़म इन्होंने बना दिया है ना एक लफ्ज़ कि आप किसी पर तनकीद करें तो वो कहते हैं यहूदी पर, तो वो कहें कि जी ये तो एंटी सेमिटिज़म है। तो भाई ये एंटी सेमिटिज़म जो है ना वो एक अलग चीज़ होती है। हाँ, वो अलग चीज़ होती है। कोई आपके मज़हब को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, कोई खामखा क्वेश्चन नहीं कर रहा। जो आपका बिलीफ है वो आपका बिलीफ है, हमारा बिलीफ है हमारा बिलीफ है। वी रिस्पेक्ट योर रिलीजन एंड योर बिलीव्स, यू रिस्पेक्ट आवर रिलीजन एंड आवर बिलीव्स। वेस्ट जेरूसलम में ये वाक़या पेश आया है और वहाँ पर ये चल रहा था। ऑर्थोडॉक्स एक ज्यू ग्रुप है, उनके आप होलिये से अंदाज़ा लगाएं। उन्होंने एक वो टोपी सी और लंबी लंबी बाल और दाढ़ियाँ जो उनकी होती हैं। और अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो इनकी भी इबादतें वही होती हैं, सजदा करने वाली हमारे जैसी बड़ी मिलती जुलती हैं। जी बिल्कुल, सब ज़मीन पर सजदा करते हैं। और अच्छा इनका वो कोशर मीट का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमसे बहुत मिलता है। फिर कफन भी ये इस्तेमाल करते हैं अपने जो डेथ्स हो जाती हैं लोगों की उनको दफनाते वो। क्योंकि इब्राहिमी जो मज़ाहिब हैं उनका जो ओरिजिन है वो तो वही है एक है, ओरिजिन वही है तो सारी चीज़ें वही है। बाद में वो तमाम चीज़ें बदल गई, लोगों ने या जो पादरी थे या जो इनके रबाइस थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदल दी, लेकिन जो ओरिजिन है वो वही है कि हज़रत ईसा भी सर झुकाकर ज़मीन पर इबादत करते थे, हज़रत इब्राहीम ने भी यही किया। हम मुसलमानों की तरफ से भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इबादत का तरीका सिखाया तो नमाज में सजदे का वही तरीका है, लेकिन बस वो खैर चीज़ें बदल गई हैं और फिर उसके बाद ये एक्सट्रीमिज़्म पर आ गए। एक वीडियो जो यमनी वाली मैं बता रहा था आपको, बताया वो हुआ ये है कि यमनियों ने लाइव ब्रॉडकास्ट एक हाईजैक कर ली और देखें कि ये क्या हुआ है। ये इसराइली चैनल 13 नंबर चैनल है ये। अच्छा 13 इसके ऊपर उन्होंने ये किया, हाईजैक किया चैनल नंबर 13 को, बेसिकली हैक किया और उन्होंने अपने अबू उबैदा और दूसरे जो यमन के अंसारुल्लाह के लीडर की स्पीचेस जो थी वो उन्होंने दे दी और उसमें ज़ाहिर है वो उनको धमकी दे रहे हैं कि ये तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो वगैरह वगैरह जो भी सारी बातें हो रही थी, ये इन्होंने हैकिंग कर डाली। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स की तो बैंड बज गई। का क्या हुआ होगा भाई, हैकिंग तो सैटेलाइट लेवल पर होगी ना, उस वक्त तो टेंशन मच गई होगी ना कि अब क्या करें। अब भाई तो पांव से जमीन निकल गई होगी। हम दोनों प्रोग्राम कर रहे हैं, अचानक से कोई सैटेलाइट हैक कर ले या कोई हमारा कंट्रोल रूम हैक हो जाए या कोई सॉफ्टवेयर के जरिए, हमें क्या पता या हमारे प्रोड्यूसर को क्या पता। हम तो अपना काम कर रहे हैं भाई, हम तो लगे हुए और इधर शिफा की जगह कोई बैठा हुआ हो
अचानक से विंडो बने और वैसे अपना काम कर रहा हो, शिफा की जगह कोई और हो, तो हो गया भाई, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता फिर तो। ये तो होगा ऐसा जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो ये तो होगा, ये तो होगा। ठीक है जी। अच्छा, वर्ल्ड कप का क्या बना, मैचेस का क्या बना? छोड़ दे भाई, वर्ल्ड कप में क्या हुआ, कल मैंने आपसे कहा था ना न्यूजीलैंड को हारना है। जिसने मार्क से कल मैचेस देखे पाकिस्तानियों ने, उतना तो पाकिस्तानी टीम का मैच नहीं देखा। जी जी भाई, पाकिस्तान के हवाले से कल हम जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो न्यूजीलैंड अपने मैचेस हारे। बिल्कुल सही। और न्यूजीलैंड ने ये लाज रखी हमारी इस बात की, उन्होंने कहा भाई चलो यार हारते हैं। तो कल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था और न्यूजीलैंड बड़े बुरे तरीके से हारा। वो 150 रन तकरीबन बनाते मतलब बहुत ही। अच्छा, जो साउथ अफ्रीका था वो आप देखें, वो कितने छक्के छक्के मार रहा था, कैसे दबादब उन्होंने तो मारना शुरू किया। उन्होंने तो जिस तरह आउट भी करने शुरू किए, इनको कैचेस ले रहे हैं, आउट तो वैसे यूं आउट। हाँ। टोटल अब तक 82 छक्के मार चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी भी टीम ने वर्ल्ड कप में इससे ज्यादा छक्के नहीं मारे हैं। तो अब तक 82 हो गए और अभी साउथ अफ्रीका के और मैचेस बाकी हैं, तो ये रिकॉर्ड मजीद बेहतर होगा और बढ़ेगा ये मैच। कल के मैच में तो 15 छक्के मारे हैं, ये रिकॉर्ड अब बढ़ेगा अब। तो बहरहाल कल न्यूजीलैंड हार गया। अब जब न्यूजीलैंड हार गया तो अब अगला मैच है न्यूजीलैंड का पाकिस्तान से, और वो मैच पाकिस्तान के लिए जीतना तो ऑब्वियसली जरूरी ही है। वो तो बिल्कुल हतमी है भाई, उस पे तो कोई दो राय नहीं है। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड श्रीलंका वाला मैच जो आपको बताया था, वो जरा तशवीशनाक मैच है, जो कि न्यूजीलैंड जीत सकता है। लेकिन ये कि न्यूजीलैंड के इस वक्त कुछ खिलाड़ी ना अनफिट हुए हैं। अच्छा। तो ये न्यूजीलैंड के लिए एक थोड़ा सा डामाडोल होने का मौका है। नहीं तो अगर वो फिट हो गए, नहीं होते तो इंशाल्लाह नहीं होते। फिर लोगों की दुआ कर ली मैंने, बस छोड़े। अच्छा, तो अब सिलसिला क्या है कि पाकिस्तान का मैच है कब न्यूजीलैंड से? ये 4 तारीख को, ठीक है, 4 तारीख को मैच है। सांस ना रुक सी जाती है एक। नहीं सांस ना रोके, मतलब वो एक आते आते लगता है हवा ही रुक गई है। हाँ, अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। पाकिस्तान ने ये मैच जीतना है, और पाकिस्तान ने ये जीतना किस तरीके से है कि एक स्पेसिफिक, क्योंकि ये दोनों के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे अगर, तो फिर बात रन रेट पर जाएगी। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने अभी वर्ल्ड कप में अपने बकिया 2-2 मैचेस खेलने हैं, और पाकिस्तान अगर अपने मैच में इंडिया वो उसको न्यूजीलैंड को हरा देगा तो बहुत अच्छा होगा। और फिर उसके बाद पाकिस्तान का आखिरी मैच होगा इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच खेलेगा श्रीलंका। तो अगर न्यूजीलैंड अपने बाकी दोनों मैचेस हार जाएगा तो उसके भी 8 पॉइंट हो जाएंगे, और पाकिस्तान अगर अपने दोनों हरीफों को शिकस्त दे देगा तो मामला हो जाएगा, पाकिस्तान के 10 पॉइंट हो जाएंगे, तो पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराना है और दोनों जो है वो 8-8 पॉइंट पर आ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान वो 84 रन से न्यूजीलैंड को हराए तो रन रेट बेहतर होगा। तो ये एक नंबर है जी, 84 रन से हराना है, या फिर आप टारगेट जो है वो 35 ओवर में अपना पूरा कर लें तो आप जीत सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक छोटा सा इम्तिहान होगा। हफ्ते को बारिश का भी इम्तिहान है, अब देखें क्या होता है जी। पूरा हिसाब किताब रखें, कॉपियाँ पेंसिल सब साथ लेके जाएं ग्राउंड में, और ये हिसाब पूरा रखना है। ठीक है, हिसाब तो सबने ही रखना है, हिसाब होगा, हिसाब जरूर होगा। अब वो बात कर लूँ मैं किसकी, लाहौर वाली, स्मॉग वाली, लाहौर वाली। नाजरीन, लाहौर की तो ऐसी हालत हुई हुई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी साहब, जो कि हमें बताएंगे कि हुकूमत ने स्मॉग इमरजेंसी लाहौर में नाफिज कर दी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब बताइए जी, ये स्मॉग इमरजेंसी में क्या होगा? जी बिल्कुल, स्मॉग इमरजेंसी जो है वो निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से नाफिज कर दी गई है। तमाम स्कूलों के अंदर जो है बच्चों के लिए मास्क पहनना जो है 1 माह तक के लिए लाजमी करार दे दिया गया है, और ख़ासकर जो स्कूलों के अंदर असम्बलियाँ होंगी बच्चों की, वहाँ पर भी इस हवाले से रहनुमाई दी जाएगी कि किस तरह स्मॉग पर जो है वो काबू पाया जा सकता है। जो गर्द आलूद है लाहौर के अंदर, क्योंकि तमीराती काम जो है वो बहुत ज़्यादा जारी है, कहीं अंडरपास बन रहे हैं, कहीं सड़कें जो हैं उनकी खुदाई हुई है, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं जिसके मुताबिक सबज पर्दा लगाया जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी वैसा दिखाई नहीं देता। तो इसकी वजह से जो गर्द आलूद है वो भी बहुत ज़्यादा है। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं, 3000 गाड़ियों को बंद किया है, 8000 गाड़ियों के चलान किए हैं, लेकिन इसके बावजूद लाहौर के अंदर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की भरमार है। इसके साथ साथ अगर फैक्ट्रियों की बात करें तो जो गर्द आलूद हवाई जो धुआं चलता है, जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर भी जो प्रॉपर
बराबर कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं होती। जैसे ही ये माह आता है तो महकमा माहौलियात की जानिब से और दीगर अदारों की जानिब से कार्रवाइयाँ तेज़ की जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से बर वक्त एक्शन ना लेने की वजह से जो स्मोक की सूरत हाल है वो ख़राब होती है। तो इस वक्त भी लाहौर के अंदर जो स्मोक की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि एमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करना पड़ गई है। अदालत की जानिब से भी पहले एमरजेंसी का कहा गया था और उसके बाद जो कल निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेरे सदारत कई घंटे इजलास हुआ, जिसके अंदर पहले ये तजवीज़ थी कि स्कूलों के अंदर छुट्टी दे दी जाए एक दिन, लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया। माहिरीन ने मशवरा दिया कि स्कूलों में छुट्टी देने से या ट्रांसपोर्ट बंद करने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए जो जरूरी इकदाम हैं वो करना होंगे। तो जो गर्द आलूद हैं, जो लोग तमीरात कर रहे हैं, क्या है शाहिद साहब? जी बिल्कुल, इमरजेंसी मेजर ये हैं कि एक तो जो फैक्ट्रियां एमरजेंसी मेजर ये हैं कि जो तमीराती काम है, कोई भी शख्स जो है छिड़काव के बगैर अपनी जो गाड़ियां हैं उसको सड़क के ऊपर लेकर नहीं आएगा, रेत की ट्रॉलियां लेकर नहीं आएगा, जो मिट्टी वगैरह है, जो मलबा बाहर फेंकते हैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर छिड़काव करना होगा, पड़ताल डालना होगी। इसके साथ साथ जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगी, फौरी तौर पर उसको जो है वो सील कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ होंगी उनको फौरी तौर पर जो है वो बंद किया जाएगा। ये तमाम इकदाम और बच्चों के लिए मास्क इस्तेमाल करना जो है वो लाजमी होगा। ये तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर जो है अमल दरामद करवाने की पंजाब हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है। और इसमें सबसे मेन चीज जो है वो स्कूल है कि स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए मास्क जो है वो लाजमी करार दिया गया है। जी, लाजमी करार दे दिया गया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। शाहिद चौधरी साहब मौजूद थे हमारे नुमाइंदे, और उनके पीछे भी बड़ी वो नज़र आ रही थी स्मॉग। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी स्मॉग है। कल मुझे किसी ने लाहौर से वीडियो भेजी है कि जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंजाब जो है वो पत्ते जला रहे हैं। होते हैं ना, हर न्यूज़ में आते हैं। वो पत्ते जला रहे हैं और वो पत्ते जला रहे हैं और पत्तों का धुआं है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नाजरीन अंदाजा लगाएं, वो कहते हैं और फिर कहते हैं कि हम ब्लेम करते हैं कि भाई इंडियन फार्मर्स ने उस तरफ फसलें जलानी शुरू कर दी। वो तो करते हैं, हम भी तो अपने आप को जला रहे हैं ना। हमारा तो मसला ये है कि हम, एक होता है कुलाड़ी पर ये वीडियो देखें, ये ऐसा धुआं आपको नजर आ रहा है निकलता हुआ कि, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दफ्तर है जिधर वो अंदर पत्ते जला रहे हैं। भाई पत्ते रख लो कुछ अरसे के लिए, बाद में कुछ उसका सदबाब कर देना, वो खुद ही डिकम्पोज हो जाएगा। वो मतलब अंदाजा जलाने में मजा आता होगा। ये देखें, ये धुआं देखें, ये देखें। लोग जो है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हम वो लोग हैं जो कुल्हाड़ियाँ पड़ी होती है ना उन पे जा जाके अपने पाँव मारते हैं, हम वो हैं। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं आपसे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है, बस जज्बा चाहिए होता है। और आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो 75 बरस की उम्र में कानून की तालीम हासिल करें, यानी कि लॉ कर रहे हैं। और सिंध के सहराया थर के एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाले हैं सुखराम दास साहब, जो कि कराची यूनिवर्सिटी से LLB की तालीम हासिल कर रहे हैं। जी, LLB के दूसरे साल में ये पढ़ रहे हैं। सुखराम दास जो है वो थरपारकर के गांव है हिलारियो पीर, वहाँ पर एक उस्ताद के फ़राइज़ सरअंजाम देने के बाद रिटायर हुए और सिंध हुकूमत ने उन्हें बेहतरीन उस्ताद का भी अवार्ड दिया। और उनके गांव में सरकारी स्कूल नहीं था तो उन्होंने बच्चों के लिए अपनी ज़ाती जो ज़मीन थी वो अतिया की, और उसकी वजह से गाँव में आज देखें तालीम आम हुई और अब वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं और ज़रा इनकी मोटिवेशन समझने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम सुखराम दास जी। जी वालेकुम सलाम भाई। सर तो आपकी उम्र है 75 साल, ये कंफर्म है जी? बिल्कुल, हम कोई कमी ज्यादती तो नहीं कर रहे इस उम्र में? जी जी। अच्छा, और 75 साल की उम्र में आप पढ़ रहे हैं लॉ, तो ये लॉ पढ़ने का ख्याल आपको कैसे आया इस उम्र में? बस बैठे थे, वैसे मैंने ग्रेजुएशन जो 71 में किया और उसके बाद कुछ अपने देहात में ज़मीनात के मसले थे, उन पे कोर्टों में जाते थे। फिर हमने ये सोचा कि हम खुद LLB कर लें और अपने जो मुकदमे हैं वो आप लड़ें। इसकी वजह से हमें ये ख्याल आ गया और इंसानियत के बुनियाद पे खिदमत करने का यही मौका मिलता है, LLB करने से ही मौका मिलता है। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन लॉ की क्यों सिलेक्शन किया आपने, कानून? क्योंकि वो अपने मुकदमे थे ना उनके, ये कहते हैं अपने मुकदमे लड़ने थे, तो उन्होंने कहा कि भाई लॉ पढ़ लिया जाए, ये अच्छा है। नहीं। तो फिर उसके बाद अब आपका जो लॉ है वो कहाँ तक पहुँचा है? जी हेलो। अब आपका जो लॉ की जो तालीम है वो कहाँ तक पहुँची है? बस दूसरा साल जो है उसका इम्तिहान दिया है, 3 साल का 3 साल के प्रोग्राम में दाखिला ली और अब 1 साल पर रह गया है, आखिरी साल। 3 साल का प्रोग्राम है। अच्छा, 2 और साल मुश्किल लग रहा है कंप्लीट हो गए हैं। आपको? क्योंकि कानून तो मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल है। वैसे तो मैं तो टीचर रहा हूँ, मेरा दायरा जो है वो क्लासरूम तक था, लेकिन LLB के जो किताब हैं ज़मीनात के मामलात में हमने काफ़ी कुछ जान पहचान थी और थोड़ी दिलचस्पी हो गई, उस वजह से जिस भी बात पर दिलचस्पी है वो मुश्किल नहीं होता, वो काम मुश्किल नहीं होता। सही। हाँ। अच्छा, आप ये बताएं कि देखिए एक एज जो होती है उस एज में इंसान कहता है कि भाई अब तो रिलैक्स करूंगा मैं, अब छोड़ो, अब क्या काम करना, अब क्या पढ़ना। ज़्यादातर लोग जो है वो इस तरीके की ही बात करते हैं। तो उन लोगों में और आप में क्या फ़र्क है, वो मोटिवेशन जो है उसमें फ़र्क क्या है, और वो लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं? जी बस अब ऐसा है कि मैंने देखा कि जो देहात के अनपढ़ लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा होती रहती है और उनको रिलीफ देने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। मैंने सोचा कि मैं LLB करके अदालती निज़ाम में उनका साथ दूं और उन्हें रिलीफ दिलवाऊं। सही है। तो अब आपसे लोग मशवरे लेना शुरू हो गए हैं? जी नहीं, बस अभी तो मैं स्टूडेंट की हैसियत अच्छा, में और आप पढ़ रहा LLB हूं, तक ही रुक इम्तिहान दे रहा जाएंगे? हूं। और या बस अच्छा, LLB के बाद सही मैं जी इम्तिहान देने के बाद देखूंगा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो सही। LLM कर सकते हैं, आपके जो घर वाले हैं जो, सही है जी हाँ, आपके घर वालों का ज़रा हमें बताएं कि आपकी बीवी, आपके बच्चे, उनके भी बच्चे होंगे माशाल्लाह से, उनका क्या रिस्पांस है इस पूरे आपकी तालीमी सिलसिले पर? बस तालीमी सिलसिले में क्या कि मैं तो देहात में रहने वाला था, वहाँ कोई तालीम की सहूलत नहीं थी। हमने प्राइमरी भी दूर दराज इलाके में पढ़ी, प्राइमरी तक पढ़ा और उसके बाद मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद मीरपुर खास टंडो जान मोहम्मद कॉलेज थे, उनमें दाखिला ली और टीचर रहने की वजह से मैंने बहुत कोशिश की। अपने और गांव के जो लोग या बच्चे थे उनको अपने साथ रह के उनको तालीम दिलवाई। अब वो ज़्यादातर बरसरे रोज़गार हैं और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह अपने अपने तौर पर रोज़गार में लग गए हैं और जो मेरे औलाद की औलाद है वो भी पढ़ रही है और उन सब का उन सब को ये ताजुब हो रहा है कि मैं इस उम्र में LLB कर रहा हूँ। हाँ सही, बिल्कुल। और जो आपके साथी हैं जो स्टूडेंट्स और जो आपके टीचर्स हैं, हाँ, उनका क्या रिस्पांस होता है? बस वो भी जब वो ये बात सुनते हैं कि ये मैं LLB कर रहा हूँ कि यार ये तो हमें भी पहले बताते थे, हम भी आपके साथ LLB करते। लेकिन टीचिंग लाइन के जो भाई बंदे हैं उनको कानून की तालीम का शौक़ कम होता है और मैं तो ये अपनी जो ज़मीनें थी उनका मसला था, उनके बारे में जो केसों में उनकी वजह से मैंने तो ये लाइन, लेकिन ये लाइन तो मैंने सिलेक्ट की लेकिन देर से, बहुत देर से। अच्छा, लेकिन आपके जो अभी उस्ताद हैं जो आपको कानून की तालीम दे रहे हैं, उनका कैसा है रद्द अमल? वो क्या कहते हैं, हैरान होते हैं?
बिल्कुल, वो तो कहते हैं कि भाई आप मुझे तो वो मुबारक देते हैं कि आप खुशकिस्मत है जो इस उम्र में आपको ख्याल आ गया तालीम हासिल करने का। और वो तो मुझे कहते हैं कि ये आपने बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया है। वो दाद देते हैं, तारीफ करते हैं। सही बात है, बिल्कुल। ऐसे लोगों की हमारे साथ दूसरे भी इम्तिहान में थोड़ी मदद भी कर देते होंगे हमारे आपकी साथ कभी-कभी। नहीं, इम्तिहान में नहीं। मैं उस दौर में पढ़ा हूँ, मैंने उस दौर में इम्तिहान दिए हैं जब ये कॉपी कल्चर का कोई तस्वर ही नहीं था। अब तो मैं जो कुछ मुझे अपने तौर पर जो दिमाग में बात आती है वो मैं लिख देता हूँ। बाकी जो चीटिंग वगैरह का तस्वर ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं, लॉ की डिग्री में अभी तक जितने आपने साल पढ़ा है, मतलब 2 साल हो गए हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगा, जो आपको लगा हो कि भाई ये अच्छा खासा मुश्किल है? ये मुझे तो मुश्किल जो लगा वो सब काम ठीक है, सब सब्जेक्ट ठीक हैं, लेकिन जो इस्लामी जुरिस्डिक्शन है उसके जो कुछ नाम या उनके जो अल्फाज थे वो मुझे पढ़ने में ज़रूर मुश्किलात लगी। जो इस्लामी जुरिस्डिक्शन थे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारी मुश्किलात को हल करेंगे। हाँ, अच्छा, और कानूनदान बनेंगे। बिल्कुल, और फिर किसी का कोई केस होगा तो वो हमारा भी कोई मुकदमा हुआ तो हम आपके पास लेकर लड़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जी, बस बड़ी मेहरबानी। से 75 साल की उम्र में बिल्कुल लॉ की तालीम हासिल कर रहे हैं, ये होता है जज्बा। जवानों कुछ सीखो, जागो। बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। बात करते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े की वजह से जो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और दुनिया की माशी सूरत हाल क्या होगी, और पाकिस्तान को भी आजकल जो भी माशी मामलात हैं उनको किस तरीके से बेहतर करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जो कि बरतानिया में होते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। माई प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, ये बताएं कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग की वजह से आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी यानी कि दुनिया की आलमी मईशत जो है वो किस तरफ जा रही है, और इस पूरी सूरत हाल से मईशत पर, दुनिया की मईशत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, कहीं भी जब इतना बड़ा अनरेस्ट आता है और इतना आप समझ लें ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी होती है, उसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे पड़ता है। अच्छा, मशरिक़ वस्ता के हवाले से जैसे कि आपके नाज़रीन को भी इस चीज़ का काफ़ी अदारक होगा कि ऑयल की जो सप्लाईज हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो अब ये समझा जा रहा है कि ये जो सूरत हाल है, जिस तरह ये चल रही है और जिस तरह बेसिकली एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर अब सूरत हाल जा चुकी है, तो उसमें ऑयल की सप्लाईज के ऊपर एक मुतासिर हो सकती हैं। और याद रहे कि पिछले कुछ अरसे से ऑयल हैज़ बीन वेरी एक्सपेंसिव और थोड़ी सी मार्केट नीचे भी आई, लेकिन जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। और अनसर्टेनिटी अगर मिडिल ईस्ट में हो तो उसका और ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो अब ये देखेंगे बेसिकली इस वक्त की सूरत हाल क्या है कि कैसे ये कर्टेलमेंट होती है, बिकॉज आई थिंक इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी इज कि दिस नीड्स टू बी कर्टेल्ड। हम एक फुल फ्लैश जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और उसकी 2 वजूहत है। एक ये है कि ऑलरेडी इकोनॉमिक सिचुएशन वर्ल्ड ओवर काफ़ी सूरत हाल काफ़ी संगीन है। एनर्जी प्राइसेस बहुत ऊपर हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, बशमूल पाकिस्तान, बशमूल बरतानिया, बशमूल बेसिकली इंटायर यूरोप। एनर्जी प्राइसेस बहुत ऊपर हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से एनर्जी प्राइसेस ऊपर और जा सकती हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा बेसिकली चैलेंज है वो ये है कि जो इंसानी जानों का नुकसान है और जो इनोसेंट सिविलियंस जो उसमें मर रहे हैं, उसका बेसिकली कोई भी किसी किस्म का आप समझ लें कि जस्टिफिकेशन नहीं है। तो वो ये 2 चीज़ों की वजह से मैं समझता हूँ कि हमें बहुत जल्दी वर्ल्ड लीडर हैव टू सिट टुगेदर एंड ट्राई टू डी-एस्केलेट दिस। सही। अच्छा, अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इस वक्त आप कहाँ पर देखते हैं, और क्या मेजर्स ऐसे हैं कि जो कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए ले सकता है?
आई थिंक उवैस ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और ये आई थिंक आपकी अपनी बहुत इसके ऊपर स्टडी है कि हम एज अ नेशन काफ़ी अरसे से इकोनॉमिक टर्मोइल का शिकार हैं। अच्छा, उसकी आप समझ लें कि कुछ हमारी डायरेक्ट इकोनॉमिक आई वुड से इम्बैलेंसेस हैं सिस्टम के अंदर। दूसरा ये कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, मैं इशारा कर रहा हूँ इस वक्त अफगान वॉर की तरफ, तो हम तकरीबन पिछले 20 साल से एक वॉर इकोनॉमी का हिस्सा थे। उस दौरान आई थिंक दुनिया में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। हमने आप देखा कि इंटरनेट रेवोल्यूशन आया। अब आईटी रेवोल्यूशन के अंदर आपने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी आईटी की एक्सपोर्ट भी हमारी टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो हमने एक तरह से वो जो इंटरनेट रेवोल्यूशन है वो मिस किया, हमारी यूथ ने मिस किया, बिकॉज हमारे लिए और कुछ नेशनल सिचुएशन जो है हमारी उस वक्त तवज्जो किसी और तरफ थी। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वैसे जो इंटरनेशनली जो सिचुएशन बन रही है वो ये हो रहा है कि एक आप समझ लें कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन इस वक्त दुनिया के अंदर रवां दवां है। इट इज़ अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ अवर आइज। हो ये रहा है कि हर दुनिया का जो तरक्की याफ्ता मुल्क है और आई वुड से डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो, वो ये करना चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत से वो अपनी जो कार्बन एमिशंस हैं या वो है कार्बन इंटेंसिटी है अपने पूरे इकोनॉमिक सॉर्ट ऑफ उसकी मॉडल की, उसको कम करें। अच्छा, उसके लिए उनको ये चाहिए कि वो इलेक्ट्रीफाई करें हर चीज़ को। बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन से गाड़ियाँ चलें, इलेक्ट्रिफिकेशन से सीमेंट प्लांट चलें, इलेक्ट्रिफिकेशन से स्टील इंडस्ट्री चले। आई थिंक उसकी जो एक आप समझ लें फोकस है वो दुरुस्त हो चुका है कि सब इसी पे काम करें। अब उसमें देखिए पाकिस्तान एक जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, हमारे पास इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी है। ऐसा ही है। और चैलेंज मैं पहले बताता चलूँ वो ये है कि आगे चल के ये होगा कि एक कार्बन टैक्स आ जाएगा। तो हम जो भी अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं उस पर ये सूरत हाल हो सकती है कि जी ये इसमें इतना कार्बन जो है वो एमिट हुआ है एनवायरनमेंट में, तो इस पर एक टैक्स लगेगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, वो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट को अनकॉम्पिटिटिव कर देगा। हाँ, महंगा कर देगा। लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है इस वक्त वैस कि वो ये है कि दुनिया इस वक्त देख रही है कि हमें लिथियम मिल जाए, हमें कॉपर मिल जाए, हमें कोबाल्ट मिल जाए, हमें रेयर अर्थ मिल जाए। ये जो मिनरल्स हैं, मेटल मिनरल्स जिसे हम कहते हैं, इसकी इस वक्त सख्त ज़रूरत है, बहुत बड़ी शॉर्टेज है। देयर इज़ नॉट इनफ लिथियम इन द वर्ल्ड टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द कार्स वी नीड टू इलेक्ट्रीफाई टू रिड्यूस द एमिशंस इन द एनवायरनमेंट। उसके लिए आई थिंक कि पाकिस्तान पे एक अल्लाह ताला का करम है, हमारे पास ये एक साइंटिफिक कंसेंसस है कि ये हमारे पास मादनियात पाकिस्तान में पाए जाते हैं। डेरा गाजी खान, गिलगित बिल्तिस्तान, बलूचिस्तान, इस पूरे काइंड ऑफ एरिया के अंदर ये एक काइंड ऑफ कंसेंसस मौजूद है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन एक्सप्लोर नहीं हो सकी। तो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक टर्मोइल से निकलने के लिए एक नेशनल लेवल का एक आप समझ लें कि वो लेना पड़ेगा एक एक्शन, जिसमें आप ये मादनियात को आप वसाइल को आप बरूएकार लाएं, मादनियात को फाइंड करें, इनको माइन करें, इनको निकालें और बेसिकली इंटरनेशनल आप समझ लें कि जो इदारे हैं उनके साथ आप इंगेज हों और रिफाइनरीज यहाँ पे लगाएं। ये रॉ मटेरियल यहाँ से ना चला जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि रिफाइनरीज यहाँ होनी चाहिए, ये रिफाइन होकर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के तहत पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो। एंड आई एम टेलिंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ मैं बैठा हूँ बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, आप कोई भी कंट्री जो इस तरफ एक स्टेप लेती है तो IMF, वर्ल्ड बैंक, स्टेट डिपार्टमेंट, चाइनीज इन्वेस्टमेंट, everybody is sort of willing to partner with that country, and Pakistan needs to get a seat on the top table, and this is your route to the top table of economic आप समझ लें डिसीजन मेकिंग ग्लोबली कि आपको ये एक बेसिकली मौका मिलेगा कि आप एक जो वर्ल्ड आप समझ लें कि जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ रहा है इन रिड्यूसिंग इन हैविंग डेवलपिंग अ बेटर एनवायरनमेंट, उसमें उसका आप हिस्सा बन जाए। सही है। अच्छा, हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या होने चाहिए? ज़ाहिर है जो आपने बात की है उसमें टाइम भी लगेगा और वो कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स भी हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या होने चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हमको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में पे ऑफ करेंगी, लेकिन अगर फौरी तौर पर उनका फ़ायदा चाहिए तो फिर शॉर्ट टर्म में क्या किया जाए? हेल्थ पॉलिसीज़ हमारी फेल हो रही हैं, एजुकेशनल पॉलिसी हमारी फेल हो रही है, अब ये सारी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट आना ज़रूर है लॉन्ग टर्म पे, तो शॉर्ट टर्म क्या हो हमारा? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इशू बेसिकली यही है कि शॉर्ट टर्म में इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है
वो इतनी इस वक्त आई थिंक डायर है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। आप समझ लें कि हम इस वक्त कमोडिटी सुपर साइकिल का हिस्सा हैं। कमोडिटी सुपर साइकिल मीन्स कि आपकी हर कमोडिटी बहुत महंगी हुई है। गैस LNG बहुत महंगी हुई है, कोल बहुत महंगा था, अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है लेकिन स्टिल इट्स एक्सपेंसिव। तो एक वो सूरत हाल हो गई है कि आपकी सारी जो आपकी बेसिकली मेन चीज़ें जिनसे आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं वो महंगी हो गई है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में उसका पाकिस्तान जैसा मुल्क तो आई थिंक उस पर इम्पैक्ट नहीं ला सकता। दूसरी जो सूरत हाल ये हुई है कि, और ये पहली दफ़ा है कि कमोडिटीज़ भी ऊपर गई हैं और आपके इंटरेस्ट रेट भी ऊपर गए हैं। ये पहले कभी ये दोनों चीज़ें एक साथ जो है ना एक मतलब विद इन द सेम टाइम पीरियड ऊपर नहीं गए। अच्छा, जो इंटरेस्ट रेट है वो एक्सपेक्टेड था जाने का बिकॉज बहुत अरसे से वेरी लो इंटरेस्ट रेट थे और ये एक्सपेक्टेड था कि बैक टू द मीन आ जाएंगे या बैक टू सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ये कि ड्यू टू आप समझ लेंगे जियो पॉलिटिक्स वो भी ऊपर चले गए। तो अब शॉर्ट टर्म मेजर्स मैं समझता हूँ कि आई थिंक पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कौम है। they have gone through a lot of turmoil. I can tell you know वेस्ट के अंदर किसी भी मुल्क के ऊपर इतने टर्मोइल आते हैं तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो जाती है। लेकिन ये कि मिनहातुल कौम हम में ये स्ट्रेंथ है कि हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं या हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा है या हमारे काइंड ऑफ हम किसी भी सूरत हाल से हम घबराते नहीं हैं बेसिकली। आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ अ थिंग। मैं समझता हूँ कि इस वक्त शॉर्ट टर्मिज्म में देखें आप ये कर सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से एक नेशनल एफर्ट लेकर आए और ये समझें कि आप कहाँ स्मार्ट आप समझ लें कि वेज एंड मीन्स ऑफ वर्किंग ला सकते हैं। आप अपनी जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को अपने वो जो एक पुराना जो एक मॉडल है कि जो एक्सक्यूज मी फॉर माय टर्मिनोलॉजी बट अंग्रेज का छोड़ा हुआ जो निज़ाम है ना उससे ब्यूरोक्रेसी को निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिकॉज उसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारी ब्यूरोक्रेसी को एक सर्विस ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी पड़ेगा। आपको एक नए इनोवेटिव आप समझ लें कि वो लाने पड़ेंगे, क्या कहते हैं, मेजर्स जिसकी वजह से आप बेसिकली आप इन शॉर्ट टर्म कोई रिलीफ दे सके। फॉर एग्जांपल आपको देखना पड़ेगा कि आप कितनी तेज़ी के साथ आप सोलर प्लांट्स को कितनी तेज़ी के साथ आप समझ लेंगे, उसको हम कहते हैं माइक्रो सोलर जनरेशन। माइक्रो सोलर जनरेशन को आप प्रमोट करें। लोगों को सबसे बड़ा मसला इस वक्त बिजली और बिजली के बिल्स का है, तो आप उसको प्रमोट करें कि आप किसी तरीके से आप उसको लेकर आएँ, उसको इंसेंटिवाइज करें ताकि लोग जो फॉसिल फ्यूल से बनी हुई बिजली है उसकी तरफ ना जा सकें। लेकिन उसके लिए ब्यूरोक्रेसी को एक काइंड ऑफ अपने वो जो एक पुराना वो जो एक हदो-खाल है उससे बाहर आना पड़ेगा। आई थिंक एंड कुछ बोल्ड मेजर्स लेने पड़ेंगे। एक चीज़ ये, दूसरा ये है कि एक हमारी यहाँ पे एक कॉर्पोरेट फार्मिंग की एक बहुत बड़ी इस वक्त डिस्कशन चल रही है। दिस इज ऑल फाइन एंड गुड। आई थिंक इट्स अ वेरी टेक्निकली वेरी चैलेंजिंग एक्सरसाइज बट द थिंग इज कि हमें जब हम इस पे करने जा रहे हैं और एक नेशनल कंसेंसस हो गया है कि हमने ये करना है तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि हम वो करें जो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो। दिस कुड बी सॉर्ट ऑफ looking at what we are planning to do, it should be based on organic farming. इसको आप बेसिकली ना लेके जाएं एक ट्रेडिशनल फार्मिंग में बिकॉज इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लेना बंद कर देगी और उसकी भी प्रोसेसिंग भी पाकिस्तान में होनी चाहिए कि आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आगे भेजें। सो दैट्स हाउ आई सी इट। सॉरी, कोई शॉर्ट टर्म मेजर आई थिंक वेयर वी आर इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जाहिर है जब जंगें होती हैं तो उसमें बड़े बड़े ममालिक इन्वॉल्व होते हैं। नुकसान छोटे ममालिक का होता है, नुकसान इकॉनमी का होता है, नुकसान आवाम का होता है और उस नुकसान से बचने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ते हैं जिसको आप आउट ऑफ द बॉक्स मेजर्स कहते हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजीज़ कहते हैं। अगर हम वो नहीं लेंगे तो बस फिर हम वहीं खड़े रहेंगे, बल्कि जहाँ खड़े हैं उससे भी पीछे हो जाएंगे। उस चीज़ की ज़रूरत है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाएं और हम सिर्फ वो बातें ना करें कि हाँ हम ये कर देंगे, ये हो जाएगा, इस तरीके से रहेगा। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेगी और प्रॉपर्ली उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये है जी इकोनॉमिक्स की सूरत हाल और शुक्रिया अदा करेंगे आफ्ताब सिद्दीकी साहब का। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं गैर कानूनी तौर पर जो गैर कानूनी रिहायशी थे पाकिस्तान में, इलीगल इमिग्रेंट्स। और जैसा कि हमारी हुकूमत बार बार ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ अफगान मुहाजिरीन के इनखिला का नहीं है। कोई भी ऐसे लोग जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनके लिए ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब डेडलाइन ख़त्म हो गई 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर के बाद आज है 2 नवंबर, तो ये दूसरा दिन है आज उस ऑपरेशन क्लीनअप का, या यूँ कहिए कि उस प्रोसेस का कि जिसके अंदर लोगों को अपने अपने इलाकों से लिया जाएगा, उन्हें होल्डिंग सेंटर्स पहुँचाया जाएगा, और उसके बाद वहाँ से उनकी वो कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत वो अपने मुल्क में रवाना हो सकेंगे। तो हम मुख्तलिफ शहरों के नुमाइंदे जो हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके शहरों में जो गैर कानूनी तारकी जो है मुकीम अफगान, उनके प्रोसेस को क्या इस वक्त की सिचुएशन है उसकी, और क्या क्या प्रोसेस जो है वो हो रहा है। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। फयाज यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। जी वालेकुम जी। फयाज साहब बताइए, कराची में जो ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है, और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद इतना कामयाब ऑपरेशन नहीं हुआ है कराची में। देखिए, बिल्कुल कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का आज दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ के दौरान कराची भर से सिर्फ 200 के करीब अफराद को हिरासत में लेकर होल्डिंग कैंप पहुंचाया गया था, जहां से आज उन्हें बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बाद अफगानिस्तान भेजा जाएगा। सबसे ज़्यादा जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ईस्ट के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ जो ईस्ट के इलाके में पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया था, सिर्फ 54 अफराद को हिरासत में लिया गया था, जिनके पास ना तो शनाख्ती कार्ड था ना ही अफगान जो कार्ड था, जिसके बाद उनको हिरासत में लेकर फौरी तौर पर जो होल्डिंग कैंप है वहाँ मुंतकिल किया गया था। आज सुबह भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में सिराब गोट और सिराब गोट से अल आसिफ स्क्वायर, जन्नत गुल और तमाम तर इलाकों में पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक 50 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर कराची में जो लोग रज़ाकाराना तौर पर अपने घरों का यहाँ से अफगानिस्तान गए, उनकी तादाद 24,000 से ज़ायद है, लेकिन जो पुलिस, स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारे बताते हैं कि तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, जिनका डेटा पुलिस के पास और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास मौजूद है। पुलिस ने इस पहले ऑपरेशन को सॉफ्ट ऑपरेशन का नाम दिया। पहले मरहले में घर घर जाकर तमाम तर अफराद का डेटा तलाश ऐप के ज़रिए चेक किया जा रहा है। इस तमाम तर ऑपरेशन में लेडीज़ पुलिस ऑफिसर और लेडीज़ एहलकारों को खुसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मकामात पर ख़वातीन का जो पर्दा है उसका ख्याल रखा जा रहा है, और जो ख़वातीन एहलकार है उनको पहले घरों के अंदर भेजा जा रहा है, और उसके बाद मर्द एहलकार तलाश ऐप के साथ अंदर दाखिल हो रहे हैं और डेटा चेक करने के बाद जिनका कम क्यों है। मतलब कल भी आप कह रहे हैं 50 लोगों को हिरासत में लिया गया, आज भी अभी तक जो है वो 50-54 लोगों का नंबर सामने आ रहा है। मतलब इतने तो अल आसिफ के एक अपार्टमेंट के अंदर 50 लोग मौजूद होंगे भाई, ये वजह क्या है इतना नंबर कम होने की? देखें अवैस, आपने बात बिल्कुल सही की कि मजमूई तौर पर कहा जाता था कि अल आसिफ स्क्वायर के एतराफ़ में बहुत बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन है, लेकिन जब पुलिस की जानिब से यहाँ ऑपरेशन किया जा रहा है तो बहुत सारे लोगों के पास नादरा के शनाख्ती कार्ड, किसी के पास शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट निकल रहा है, बहुत सारे लोगों के पास डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड निकल रहा है, जिसके बाद अब पुलिस ने ये हिकमत अमली तैयार की है कि जिन अफराद के पास डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड है उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनका डेटा चेक किया जा रहा है, जिसके बाद उनके लिए मजीद कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जा रहा है। लेकिन जो पुलिस हुकाम से हमारी बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं उसमें ये मुश्किलात आ रही हैं कि बहुत सारे लोग जो रिहाइश पजीर हैं अल आसिफ स्क्वायर के करीब अफगान बस्ती, गुलशन मेमार के करीब जो साइड सुपर हाईवे का इलाका है, जंजाल गोट, इसके एतराफ़ की तमाम तर पट्टियाँ जहाँ पर पहले कहा जाता था कि बड़ी तादाद में अफगान मुकीम है, लेकिन जब यहाँ पर पुलिस और दीगर लोग जब चेक कर रहे हैं तो डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड की सबसे ज़्यादा शिकायतें मौसूल हो रही हैं। और आज भी पुलिस ने तकरीबन 4 से 5 घंटे तक ऑपरेशन किया। जो गिरफ्तारियों की और हिरासत में लिए गए अफराद की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब पुलिस का ये कहना है कि जो स्पेशल ब्रांच ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसकी रोशनी में मज़ीद ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि कराची के जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में अब जा चुके हैं। कुछ लोग कायदाबाद में, कुछ लोग औरंगी टाउन, कुरंगी, सरजानी, फाइनली ये भी बताएगा क्या कोई रेजिस्टेंस है उन लोगों की तरफ से?
देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी मकाम पर हमें मज़ामत नज़र नहीं आई। पुलिस अगर किसी शख्स को हिरासत में लेती है तो वक्ती तौर पर परेशान ज़रूर होता है, उसकी जामे तलाशी ली जाती है, उस तमाम तर चीज़ों को लिखा जा रहा है, पुलिस की जानिब से उनका डेटा मुख्तलिफ जगहों पर लिखा जा रहा है। सबसे पहले जब पुलिस हिरासत में लेती है तो ड्यूटी मुंशी या जो ड्यूटी ऑफिसर, उसका तमाम तर डेटा, उसके मोबाइल फ़ोन, पैसे, क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो लिखा जाता है। फिर जब इनको बेस कैंप में मुंतकिल किया जा रहा है, जिसको जो हाजी कैंप के करीब बना है, वहाँ पर जब मुंतकिल किया जा रहा है तो सबसे पहले पुलिस का काउंटर बना है, पुलिस के जो एहलकार और जो ख़वातीन एहलकार हैं वो डेटा जमा कर रही हैं। उसके बाद नादरा की मशीन है, नादरा का स्टाफ है, तमाम तर डेटा को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। फिर FIA का काउंटर बना है, FIA के काउंटर के बाद उनके मेडिकल चेकअप किए जा रहे हैं। अगर किसी भी शख्स की कोई चीज़ या मिसबिहेव पुलिस एहलकार भी कर रहे हैं तो उन पुलिस एहलकारों को भी वार्निंग दी जा रही है कि आप इन लोगों को सिर्फ हिरासत में ले सकते हैं, किसी से आपको बदतमीजी करने की इजाजत नहीं है। और ना ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो खवातीन पुलिस भी इसके अंदर इन्वॉल्व है ताकि किसी किस्म की बदमज़गी ना हो। खवातीन का जो ज़ाहिर है पर्दा और जो चादर और चारदीवारी वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल पामाल नहीं होना चाहिए। और अगर जो डॉक्यूमेंटेशन जिन लोगों के पास है तो फिर तो वो ज़ाहिर है फिर हमारे अपने मामलात हैं, जिसके पास डॉक्यूमेंट है बिल्कुल उसमें तो उनका कोई मसला सच नहीं है, लेकिन हाँ उसमें उनका कोई ऐसा उन्होंने डॉक्यूमेंट बनवा लिया, बिल्कुल फिर हमें ये देखना होगा कि नादरा ने जो डॉक्यूमेंट बना के दिए हैं क्या वो सही डॉक्यूमेंट हैं या वो नहीं है। वो फिर प्रोसेस जो है वो हमें अपने घर को भी मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके अलावा ये भी सवाल पैदा होता है, ये भी हम अपने नुमाइंदों से जानेंगे कि अब तरीकाकार क्या है। मतलब मिसाल के तौर पे जिनको वापस भिजवा रहे हैं वो किस तरह से जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों में सवारी और वो सारी चीज़ें। ज़ीशान काका खेल हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। जी ज़ीशान बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी ज़ीशान, ये बताएं कि कैंपों की वहाँ पर जो होल्डिंग सेंटर्स हैं अफ़गान शहरियों के लिए या दीगर जो भी नेशनलिटीज़ के शहरी हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, उनके सेंटर्स के हवाले से कुछ बताइए क्या सूरत हाल है और इनकी वापसी का जो सारा प्रोसेस हो रहा है वो पेशावर में कैसे हो रहा है, किस जगह पर इनको जमा किया जाता है, कौन से सेंटर्स हैं, वहाँ से आगे किस तरह से ये जाते हैं, अपने अपने ममालिक में कैसे भेजा जा रहा है। देखिए, जब से हुकूमत ने ऐलान किया है कि जितने भी गैर मुल्की है वो उन्हें अपने वतन वापस भेजा जाएगा, तो उसके बाद से जो है रज़ाकाराना तौर पर भी कुछ लोग गए हैं। अब तक जो हमारे पास दस्तावेज़ात मौजूद है उनके मुताबिक 1,10,053 जो गैर मुल्की है वो रज़ाकाराना तौर पर अपने अपने मुल्क को वापस जा चुके हैं तुरखम बॉर्डर के रास्ते पर। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया था कि जितने भी गैर मुल्की है गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनकी शनाख्त की जाएगी। तो अब तक 55,000 गैर मुल्कियों की शनाख्त हो चुकी है, जिसमें जो है वो 12,600 मर्द है, 12,100 खवातीन है, 25,900 के करीब बच्चे शामिल है। सबसे ज़्यादा जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की है वह पेशावर में मुकीम है और यहाँ पर उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 25,000 के करीब जो है वो बताया जा रहा है। इसके बाद जो है वो नौशहरा का है जहाँ पर 7,000 गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरी है, खैबर में 5,000 है, मनसेरा में 2,700, इस तरह दीगर अजला में जो है 100, 1,500, 2,000 और इस तरह मुख्तलिफ फिगर्स के अब तक उनकी शनाख्त हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 3 होल्डिंग कैंप्स बनाए गए हैं, एक मनसेरा में है, दूसरा जो है वो पेशावर के इलाके। जी देखिए, ये जो शनाख्त की गई है इसके बाद पुलिस जिला इंतज़ामिया उस मुतल्लिका इलाके में जाती है, उनको उठाएगी, होल्डिंग कैंप मुंतकिल करेगी, इनका जो ज़रूरी दस्तावेज़ी अमल है वो मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ के अदाद शुमार में आपको बताऊँ तो गुज़श्ता रोज़ 6,088 अफराद को जो है तुरखम बॉर्डर के रास्ते जो है वो अपने अपने वतन वापस भेजा जा चुका है। ये सारा प्रोसेस जो है वो शुरू है, लेकिन अब तक जो पेशावर में है वो CCPO के मुताबिक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, क्योंकि हुकूमत ने उन्हें कहा था कि अब तक थोड़ा आप इंतज़ार करें कुछ दिन मजीद और फिर उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होगी। अब तक जो है रज़ाकाराना तौर पर ये लोग जा रहे हैं, तो इसलिए इनको जाने दिया जाए। और ये बर्डन जो है काफ़ी ज़्यादा है, ख़ुसूसी तौर पर लंडी कोतल के इलाके में जो होल्डिंग कैंप कायम किया गया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है, तो इसलिए मज़ीद लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग से, मनसूबाबंदी से
चाहिए ताकि वहाँ पर रश न बढ़े, इदारों के एहलकारों पर बोझ न पड़े और इन जो गैर मुल्की है उनको तकलीफ का सामना न करना पड़े। तो इसी पेश नज़र जो है उन्हें भेजा जा रहा है। तुरखम बॉर्डर पर न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि इस्लामाबाद और पंजाब के जो गैर मुल्की है उन्हें भी भेजा जाएगा। और सामान रखना, वो वाली चीज़ें भी ज़रा एक्सप्लेन करें, जो लॉजिस्टिक्स हैं वो किस तरह से मैनेज हो रहे हैं। देखिए शिफा, दो तरीके से लोग जा रहे हैं। एक तो वो है कि रज़ाकाराना तौर पर जी, एक तो वो है कि जो रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद जा रहे हैं, कोई जो है ना ट्रैक्टर, ट्राली या जो भी उनके लिए मुनासिब हो उसी चीज़ को इस्तेमाल करके वो लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। दूसरा वो है कि जो नहीं जा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ हुकूमत कार्रवाई कर रही है तो उन्हें पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर पहले जो है होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया जाता है और फिर उन्हें बेहतरीन किस्म की ट्रांसपोर्ट सिस्टम फराम करके उन्हें बॉर्डर तक पहुँचाया जा रहा है। इस वक्त ये अमल जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के जारी है। उन्हें खाने पीने का भी बंदोबस्त फराहम किया जा रहा है, दवाइयों का भी बंदोबस्त फराहम किया जाए, ख़वातीन का पर्दे का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। कल भी हमने देखा कि जो नासिरबाग पर कायम होल्डिंग कैम्प है वहाँ पर 52 जो कैदी है जो मुख्तलिफ जराइम में कैद किए गए थे उसको जो है वहाँ पर लाया गया, उनका दस्तावेजी अमल पूरा किया गया और उसके बाद जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा इज्जत के साथ हार पहना कर जो है उन्हें वापस भिजवा दिया गया। तो ये सारा अमल जारी है और अब तक रज़ाकाराना तौर पर जो लोग जा रहे हैं उनका सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसके बाद पहना के वापस भिजवाया। वाह 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 जी, ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू जीशान, बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं कहाँ पर, इस्लामाबाद। साजिद शेख हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साजिद। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। सर जी साजिद साहब बताइए जी, क्या तफसील है, कितने लोगों को डिपोर्ट किया, कितने लोगों को पकड़ा जा रहा है, कैसे हो रहा है ये पूरा मामला, और नादरा वाले इसमें कितना इन्वॉल्व हैं जो वेरिफिकेशन है उसमें? बिल्कुल, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बड़ा। देखें, इस वक्त हम रावलपिंडी का जो होल्डिंग कैंप बनाया गया है खैबान सर सैयद रावलपिंडी शहबाज शरीफ कॉलेज है यहाँ पर, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले तो जिस तरह की गवर्नमेंट की जानिब से बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया जाता रहा, साफ समझाया जाता रहा, और फिर 31 तारीख की जो डेडलाइन थी वो ख़त्म होने के बाद फिर गिरफ्तारियों का अमल जो है वो भी शुरू हुआ। गुज़श्ता रात हमने देखा 180 to 200 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार करके ये जो होल्डिंग कैंप है इसको यहाँ पर लाया गया था। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनकी इब्तदाई मरहले में तो पहले नादरा काउंटर पे इनकी वेरिफिकेशन की जा रही है, इनका डाटा चेक किया जा रहा है, तमाम तरह क्वाइफ चेक किए जा रहे हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो इनको फैसिलिटेट करने के लिए इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें रावलपिंडी पुलिस मौजूद है, रेस्क्यू 1122 मौजूद है, इसी तरह हम देख रहे हैं कि दीगर अमला मौजूद है, और यहाँ पर ना सिर्फ यहाँ पर इनकी रिहाइश के लिए बिस्तर का बंदोबस्त किया गया है, CCTV कैमराज लगाए गए हैं, इनका खाने पीने का इंतजाम किया गया है, लेडीज़ जेंट्स के लिए अलहदा काउंटर्स बनाए गए हैं, लेडीज़ जेंट्स के लिए वेटिंग एरियाज़ बनाए गए हैं, और हर तरीके से इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा और RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली तमाम तर इंतज़ामात की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि हफ्ते और इतवार तक 3000 के करीब जो यहाँ से अफगान मुहाजिरीन हैं उनको यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि अटक, जेलम, चकवाल और रावलपिंडी 4 ये ऐसे अजला हैं जहाँ से ये लोग जो हैं मुंतकिल किए जाने हैं, और इब्तदाई मरहले में इनको यहाँ से KP गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिलने के बाद तुरखम बॉर्डर के ज़रिए इनको रवाना किया जाएगा। और जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं उनसे हमारी बात हुई है मुहाजिरीन से, उनका कहना ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बड़े खुश दिखाई देते हैं, बड़े पैशनेट है कि उनको वापस अपने वतन जाना पड़ रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं थोड़े से अफसरदा नजर आते हैं। ताहम इंतजामात की अगर बात की जाए तो रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त असर के इंतजामात एक जगह उनका नादरा वाले जो आप इंपॉर्टेंट पूछ रहे थे वो अच्छा, वो खैर उन्होंने क्योंकि बता दिया कि नादरा वाली टीम वहाँ पर मौजूद है वेरीफाई करने के लिए। ये बताइए कि जब आपकी इन लोगों से बात हो रही है तो ये क्या बता रहे हैं, कोई इन पर ऐसी चीज़ की भी पाबंदी वगैरह है कि पैसा या कोई ऐसी चीज़ यहाँ से इतनी तादाद से ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते? ज़ाहिर है अब वो जो भी इन्होंने कमाया है या वो है तो उनकी इनकम है बेसिकली, वो मेरा आपका पैसा नहीं है, वो उनका कमाया हुआ है, लेकिन जो भी है वो भी कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं कि पाकिस्तान से इतनी रकम से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर नहीं ले जाई जा सकती?
जी बिल्कुल, हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है। उनका कहना ये है कि उनको ये ज़रूर कहा गया है कि एक लिमिटेड जो अमाउंट है वो यहाँ से ले जाई जा सकती है और उससे ज़्यादा जो अमाउंट है वो नहीं लेके जाई जा सकती यहाँ पर। और चूँकि ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर उनके पास तो ऐसे हैं, हमने देखा उनके पास तो अमाउंट तो क्या, उनके पास तो रकम है ही नहीं है। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं और बिल्कुल ना तो उनका कोई साजो सामान है, ना कोई और चीज़ ऐसी हमें नज़र आ रही है। तो ऐसी अभी तक कोई सूरत हाल वैसे पैदा भी नहीं हुई और ऐसी कोई ख़ास हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन लोग ज़रूर ये थोड़ा सा शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि कुछ एक मखसूस अमाउंट जो है उससे ज़्यादा जो है नहीं ले जाने दिया जा रहा और ये कहा जा रहा है कि बस आपने वतन रवाना होना है। यहाँ से बसों के ज़रिए रावलपिंडी पुलिस की तहवील में यहाँ से KP गवर्नमेंट और फिर उसके बाद तुरखम बॉर्डर के ज़रिए इनको रवाना किया जाएगा। और जितने भी इंतज़ामात हैं इनसे हमारी बात हुई है, ये कहते हैं इनके इंतज़ामात बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये कहा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से जो क्रैकडाउन शुरू किया गया है आज उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी ताकि इनको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया जाए और उनको यहाँ से फिर दोबारा भेजा जा सके। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। साजिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस्लामाबाद से, पिंडी से, बता रहे थे कि क्या पूरा प्रोसेस चल रहा है डिपोर्टेशन का। गैर कानूनी तौर पर जो गैर मुल्की अफराद पाकिस्तान में मुकीम है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं हम डेंगू की। का मच्छर, शदीद मच्छर हो गए, बहुत मच्छर हो गए हैं। मैंने अपने घर में बड़ा स्प्रे किया भाई, हर कमरे के कोने कोनों से मच्छर निकल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि एक तो घर वाले खुद स्प्रेज करें, वो हम आपको अभी बताएंगे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेनी है। हम भूल गए थे जरा बात करना डेंगू के हवाले से। हम नहीं मतलब बताते, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि डेंगू है, डेंगू के साथ गुजारा करना है और सब कुछ हद तक कर रहे थे, कुछ हद तक नहीं कर रहे थे। अब इस हवाले से हम बात करेंगे कि डेंगू को किस तरह से आप तक पहुंचने से रोकना है, उस मच्छर को। और इसमें हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा, जो कि फोकल पर्सन है डेंगू की एंड हेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं पिम्स की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हमें याद हो गए, इतना नॉर्मलाइज हो गया ये कि याद हो गए, हम करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जहन में नहीं है या हम उनको इम्पोर्टेंट इनफ नहीं समझते, उनके बारे में बताएं। वो कौन सी चीजें जो लाजमी करनी चाहिए? बिल्कुल सही। अब जो डेंगू का वायरस है ये बेसिकली आपको पता है कि मच्छर के काटने से फैलता है और ख़ास किस्म की मच्छर की टाइप्स होती हैं, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन मच्छर की टाइप है जी बिल्कुल धारी वाला, जिसको आप कहते हैं थोड़ा सा बड़ा होता है। हाँ। थोड़े से वाइट स्पॉट्स होते हैं उसकी लेग्स के ऊपर और थोड़ा पहचाना जाता है कि ये डिफरेंट ज़रा है बाकी मच्छरों से। बाकी मच्छर जो जिसको क्यूलिक्स कहते हैं या एनोफिलीज मॉस्किटो होता है वो ज़रा छोटा होता है और उसकी बॉडी पे कोई स्पॉट्स वगैरह भी नहीं होते। और इनके ख़ास ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो मानसून का पीरियड होता है, जब बारिशें होती हैं उसके बाद वाटर स्टेगनेंट हो जाता है, कहीं रुक जाता है। या कुछ ऐसे हमारे एरिया से आपको पता है जैसे टायर की शॉप्स होती हैं या घरों में कोई पुराना सामान पड़ा है या कुछ आपके वाटर पॉट्स वगैरह हैं जहाँ पे पानी एक्युमुलेट हो जाता है। बेसिकली आपको पता है कि ये जो मच्छर है ये साफ पानी के ऊपर इसकी ब्रीडिंग होती है और मच्छर का जो लाइफ स्पैन है वो यूजुअली 1 मंथ के करीब होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मच्छरों को घर में ब्रीडिंग का मौका नहीं देना चाहिए। आपके घरों में अगर कोई ऐसे एरियाज मौजूद हैं जहाँ पे कोई पुराना सामान पड़ा है, खासतौर पर उसके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं जाती और पानी वहाँ गमलों में इकट्ठा हो जाता है। आपकी जो फ्रिज की ट्रेज होती हैं उसको साफ करना चाहिए। आपके वाटर टैंक्स हैं उनकी सफाई रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए और देखना चाहिए कि पानी अगर कहीं खड़ा है तो उसको फौरन ड्रेन कर देना चाहिए। सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और लोगों ने जो होती हैं बाल्टियां वगैरह होती हैं उसमें पानी बाल्टियों के अंदर कहीं पे भी पानी घर में कहीं पे भी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। अगर बहुत मजबूरी है कि आपने पानी को रखना है स्टोर करके तो उसको कवर करके रखें, टाइटली कवर्ड होना चाहिए। इसी तरह जो वाटर टैंक्स हैं या अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं, छतों के ऊपर भी टैंक्स बने हुए होते हैं, तो उनको पूरी तरह से कवर करके रखना चाहिए ताकि उसमें कोई मच्छर को मौका ना मिल सके, क्योंकि मच्छर उसमें जो है वो एग्स ले करता है और फिर जो एग्स जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में से गुजरते हैं, लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, फिर वो अडल्ट मॉस्किटोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जब उनको ब्रीडिंग का मौका हम देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मच्छर पैदा होने लगते हैं। और फिर डेंगू का जो वायरस है वो आपको पता है कि कुछ खास टाइम ऐसे हैं जिसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो कोई घर से बाहर ना निकलें, जैसे डस्क एंड डॉन का जो टाइम है। अब जो इसको हम कहते हैं कि बहुत अर्ली टाइम मच्छर ज़्यादा होते हैं जी, मच्छर ज़्यादा होते हैं, खासतौर पर वो सुबह सुबह का टाइम जब सनराइज से थोड़ा सा पहले का टाइम होता है या शाम को जो मगरिब का टाइम होता है और उससे थोड़ा सा आगे जब रात होने वाली होती है। तो इन औकात पे अगर आप बाहर निकल रहे हैं, कहीं वॉक पे जा रहे हैं, किसी एक्टिविटी
पार्टी में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि फुल स्लीव्स कपड़े पहनें, आपकी टांगें कवर्ड हों, बाजू कवर्ड हों, और जो आपके बॉडी के एक्सपोज्ड एरियाज हैं उसमें आपको मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। या हाथ हिलाते नहीं ताकि वो मच्छर मच्छर जो है वो ना बिल्कुल। इसके अलावा ये है कि अगर घरों में बहुत ज़्यादा मच्छर है, एक तो स्प्रेस करें, सफाई का खास एहतमाम करें, घर में भी कोशिश करें कि बच्चों को भी मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करवाएं, और इसके अलावा नेट्स का इस्तेमाल करें, उससे भी काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। अच्छा, ये जो एक वो स्प्रे है जो अवैस कह रहे हैं घर में हम खुद कर लेते हैं, एक वो स्प्रेज है जो गवर्नमेंट आके उनका मच्छर मार बाकायदा वो पूरा उसको एक धुंध सी क्रिएट कर देते हैं घर के बाहर, वो कितना इफेक्टिव और जरूरी है? और अगर आपके इलाके में किसी के इलाके में नहीं हो रहा तो क्या लोगों को चाहिए कि वो फोन करके कहें कि हमारे इलाके में बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए गवर्नमेंट हमेशा एक्टिविटीज़ शुरू कर देती है अपनी, ताकि ये लार्विसाइडल एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसके अलावा जो है वो कुछ स्प्रेज होते हैं, कुछ रेजिडुअल स्प्रेज होते हैं, और कुछ जो है वो फॉगिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हमारे लोग खुद से सफाई को अपना लें और कोशिश करें कि उनके इर्द गिर्द का जो माहौल है वहाँ पे वो पानी को खड़ा ना होने दें, सफाई का खास एहतमाम करें, जैसे मैंने कहा कि कोई भी स्टेगनेंट एरिया ना हो, खुद मिलजुल के अगर अपने इलाके को साफ रखेंगे तो मैं समझती हूँ कि हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से ज़्यादा रहते भी सफाई में बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें जो खास बात जो मैं आपको बता रही हूँ ये है कि वाटर स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको एक जगह पे जैसे पूल्ड वाटर होता है वहाँ पे ये एग्स अपने करते हैं, और साफ पानी का मच्छर है। गंदगी तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साफ पानी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब अगर किसी को डेंगू का मच्छर काट लेता है तो उसके बाद फिर उसकी बीमारी, वो कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे पता चलेगा कि इस शख्स को डेंगू कितने दिनों में गया है? क्योंकि बेसिक कोई सिम्टम्स होंगे इसके। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो यह है कि सबको जैसे ही डेंगू की आउटब्रेक आने लगती है और केसेस बढ़ने लगते हैं तो लोगों को अंदाजा हो ही जाता है कि आजकल डेंगू का मौसम है और मच्छर ज़्यादा हो गए हैं, या मच्छर वैसे भी ज़्यादा हो गए, तो आपका आइडिया हो जाता है कि ये जो मौसम होता है ना, ये खास तौर पर वो होता है जब बारिशें ख़त्म हो रही होती हैं, जब पानी ज़्यादा अकोमुलेट हो जाता है मानसून के बाद। ख़ास तौर पर अलामात ये होती हैं कि जब मच्छर काटता है तो पहली जो अलामत होती है वो बुखार की होती है। पेशेंट को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, उसके साथ इस वायरस को हम देर के बाद काटने के तकरीबन इसका जो पीरियड है वो 3 to 14 डेज़ का है, ठीक है, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जिसके दौरान अलामात आ सकते हैं। एज अर्ली एज हम ये कह सकते हैं कि 4 to 5 डेज में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं मच्छर के काटने के बाद। सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो सिम्टम ये होते हैं कि मरीज को बहुत तेज़ बुखार होता है, और इसके जो बुखार है ना, इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, यानी इतना शदीद दर्द होता है कि ऐसे लगता है कि जिस्म की तमाम हड्डियों में शदीद दर्द हो रहा है। पेशेंट को बहुत सीवियर हेडेक होता है। टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर वेरी करता है, बाज़ औक़ात ये 103, 104 पे भी चला जाता है, और कुछ लोगों को लो ग्रेड भी हो सकता है, लेकिन यूजली हाई ग्रेड होता है। और बहुत शदीद सर में दर्द होने लगता है, बॉडी में बहुत शदीद दर्द होता है, आंखों के पीछे खास तौर पर, जिसको रीट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, वो बहुत सीवियर होता है। और शुरू में तो बुखार जैसी अलामात आने लगती हैं, थोड़ा फ्लू लाइक सिम्टम्स भी आ सकते हैं। 2, 3, 4 दिन, 5 दिन गुजरते हैं तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये फीवर उतरना शुरू हो जाता है। जब फीवर उतरता है, ये जो पहली फेज़ होती है ना, इसको हम फेब्राइल फेज़ कहते हैं। फेब्राइल फेज़ जब ख़त्म होती है तो हमारी एक और फेज़ शुरू हो जाती है जिसको हम क्रिटिकल फेज़ कहते हैं। क्रिटिकल फेज़ का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाता है, ये फेज़ डॉक्टर्स के लिए वो उसको क्रिटिकल फेज़ इसलिए कहते हैं कि इसमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट आप यूँ समझें कि मेजॉरिटी पेशेंट्स जिनको डेंगू फीवर होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं होते। लेकिन जो 75% केसेस ऐसे होते हैं जिनको वो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, और बाकी जो 25% केसेस आपके पास रह जाते हैं वो किसी सिम्टम के साथ आपके पास आ रहे होते हैं, और उनमें से भी मेजॉरिटी ठीक हो जाते हैं, और बहुत कम ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल या बहुत सीरियस कंडीशन में जाते हैं। लेवल क्या होता है? क्रिटिकल लेवल, हाँ, देखिए जो क्रिटिकल फेज होती है ना, जब फीवर उतर जाता है तो पेशेंट को अपने ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि उसमें क्या खास बात, ऐसी अलामात हैं जो अलर्ट साइंस होते हैं। अलर्ट साइंस में ये है कि अगर किसी को परसिस्टेंट वॉमिटिंग आ रही हो, बहुत उल्टियाँ कर रहा है पेशेंट, शदीद पेट में दर्द हो रहा है, दांतों मसूड़ों से खून आने लगा है, पेशेंट ये समझता है कि बहुत एक्सट्रीम कमज़ोरी, नकाहत हो रही है और वो कुछ पीने के काबिल नहीं रहा, ओरल इंटेक ख़राब हो रही है, तो इसका मतलब है कि वार्निंग साइंस है। और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, कोई और सीरियस डिजीज़ पहले से मौजूद हैं, तो वो ज़्यादा एट रिस्क होते हैं कि उनको कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँ। अगर ऐसी कोई भी अलामात आने लगे, इसके साथ साथ एक चीज़ जो बड़ी हमारी पब्लिक बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि डेंगू का एक ख़ास सिम्टम या साइन कह लें, ये तो होते ही हैं, इसके अलावा प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं।
तो सब लोग यही सवाल कर रहे होते हैं कि अब मेरी प्लेटलेट्स जो हैं वो 85,000 हो गए हैं, 70,000 हो गए हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक अलामत होती है, अगर बहुत तेजी से प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि पेशेंट क्रिटिकल फेज में, नहीं पेशेंट खुद से नहीं मालूम कर सकता कि प्लेटलेट गिर रहे हैं, तो ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि प्लेटलेट्स गिरे। हाँ, पेशेंट खुद तो तभी मालूम करेगा जब उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो वो डेफिनेटली उस स्टेज में जाने से पहले ही जरूरी है कि अगर आपको तेज बुखार हो रहा है और मौसम डेंगू का चल रहा है तो जरूर डॉक्टर से रब्ता कायम करें ताकि आपके इनिशियल टेस्ट हो सके, आपको पता चल सके, क्योंकि कभी कभी डेंगू और मलेरिया इकट्ठे भी हो जाते हैं। अच्छा। या जरूरी नहीं कि तमाम बुखार के केसेस डेंगू के ही हों, मलेरिया का मौसम भी चल रहा है साथ साथ, तो हो सकता है दोनों में से कोई गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा गिर गए हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है बॉडी के साथ? देखिए, जब प्लेटलेट्स गिरते हैं ना तो यूजुअली हमारे बहुत सारे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं, यानी वो ब्लीड नहीं कर रहे होते। कभी कभी दांतों मसूड़ों से खून आने लगता है या मेजर ब्लीड्स होने का भी डर होता है अगर वो क्रिटिकली नीचे गिर जाएं, लाइक 20,000 से नीचे चले जाएं तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा गिर गए। लेकिन ऐसी स्टेज आने से पहले ही पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, और अगर उसको थोड़े बहुत भी वार्निंग साइन आ रहे हैं और फीवर, खासतौर पर कई दफ़ा ऐसे होता है कि फीवर थोड़ा प्रोलॉन्ग भी चला जाता है और पेशेंट को खुद ही अंदाजा हो जाता है कि ही इज और शी इज नॉट फीलिंग वेल, यानी कमजोरी, नकाहत की कैफियत आ जाती है। उसकी वजह यह है कि डेंगू वायरस की खास बात यह है कि प्लाज्मा लीकेज करता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें से जो फ्लूइड होता है वो लीक करके हमारी बॉडी कैविटीज के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो जब वो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनका वॉल्यूम कोलैप्स करने लगता है तो डिहाइड्रेशन होने लगती है। तो पहली अलामत तो डिहाइड्रेशन की है, तो इसलिए डिहाइड्रेशन काफ़ी दफ़ा ऐसे भी होता है कि वो इतनी सीरियस हो जाती है कि पेशेंट कोलैप्स कर सकता है, शॉक में जा सकता है और इवन समटाइम्स डेथ भी होने का डर होता है। सो ऐसी स्टेज आने से पहले ही पेशेंट को हॉस्पिटल में ज़रूर जाना चाहिए और डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि उनका वॉल्यूम स्टेटस असेस हो सके, कितना फ्लूइड उनको देना चाहिए। और जो पेशेंट घर पे होते हैं अगर उनको डेंगू हो जाए तो उनको चाहिए कि अपना फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा रखें। यूजुअली हम जनरली लोगों को ये रिकमेंड करते हैं कि हर घंटे में कम से कम 100 ml का फ्लूइड ज़रूर लें। सही है। अच्छा, हमारे साथ फहद साहब हैं पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरमाइए जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि हमारी तरफ ये कहा जाता है वैसे कि डेंगू मच्छर अगर एक दफा काटे तो कुछ नहीं होता, 2 दफा काटे तब डेंगू होता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, डेंगू का मच्छर आपको तो नहीं पता वो कितनी बार बाइट कर रहा होता है, मल्टीपल बाइट्स भी कर रहे होते हैं, एक दफ़ा भी बाइट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एक दफ़ा काटे तो डेंगू नहीं होता और दूसरी दफ़ा काटे तो वो हो जाए। इट डिपेंड्स के उसके बॉडी में कितना वायरस मौजूद है। जो मच्छर है उसके सलाइवा में भी तो वायरस का एक लोड होता है ना कि वो कितना मौजूद है। हाँ, दूसरी बात ये मैं समझती हूँ इस सवाल का जवाब देना कि अगर किसी को पिछले साल डेंगू हुआ था और उसको दूसरी बार डेंगू हो जाए तो वो पहले वाले डेंगू के मुकाबले में ज्यादा सीरियस हो सकता है। ठीक है, और वो ज्यादा चांसेस हैं कि वो डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक में चला जाए। सही है, क्योंकि एक फिनोमेना है जिसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट कहते हैं, जो बॉडी का एक रिस्पॉन्स है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि पेशेंट ज्यादा सीरियस हो सकता है। दूसरी बार भी हमें सवाल आ रहे हैं, रैशेस भी होते हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनिशियली फीवर वाली स्टेज होती है और फेब्राइल फेज के बाद आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के ऊपर रैशेस आने लगती हैं और रैश बिल्कुल फ्लैट तरह की रैश होती है जो काफी हद तक यूं समझने के शायद मीजल्स से मिलती जुलती है। 100% मीजल्स की तरह नहीं होती। मैकुलोपेपुलर रैश आप कह सकते हैं, ब्लेंचेबल, यानी आप उसके ऊपर अगर हाथ से हल्का सा प्रेस करें तो निशान छोड़ जाता है। अच्छा, ब्लेंचेबल रैश होती है। ठीक है, और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर हो सकती है और ग्रेजुअली ये रैश बढ़ती चली जाती है और फिर एक स्टेज आती है कि ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। और यूजुअली पेशेंट जब डेंगू से रिकवर कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी में खारिश शुरू हो जाती है और ये यूजुअली पेशेंट्स कहते हैं कि पता नहीं हमें खारिश क्यों हो रही है। तो ये एक रिकवरी का एक साइन होता है कि पेशेंट इज इंप्रूविंग। क्विकली अगर बता सकते हैं। हाँ, टेस्ट देखें, जो इनिशियल फर्स्ट 5 डेज में जो आप टेस्ट करवा सकते हैं ना, वो डेंगू NS1 है, जो कि इसका एक एंटीजन टेस्ट है। रिपोर्ट बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाती है, 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाती है और पता चल जाता है कि डेंगू का फीवर या डेंगू का इन्फेक्शन है या नहीं है। 5 डेज से बियॉन्ड फिर एंटीबॉडी के टेस्ट होते हैं जिसमें IgM लेवल्स हम चेक करते हैं। सो 5 to 10 डेज तक IgM लेवल्स जो है वो पीक पे रहते हैं और आफ्टर 10 डेज फिर IgG लेवल्स जो है वो ब्लड में सर्कुलेट करने लगते हैं। तो इनिशियली जो डेंगू का NS1 टेस्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे पहले कराएं। और नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है। वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
अस्सलाम वालेकुम जी, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जी। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, सबको बेताबी से इंतजार था इस फेस्टिवल का। जुमा 3 नवंबर से इतवार 5 नवंबर तक ये गंदारा सिटीजन क्लब फातिमा जिन्ना पार्क में फेस्टिवल का इनेकाद होगा। और ILF का जो इस साल का थीम है वो है लोग, ज़मीन और इम्कानात। अब ये थीम क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। इस फेस्टिवल में क्या क्या होगा, मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होगी, मुशायरे होते हैं, अदबी गुफ्तगू होती हैं, बुक लॉन्चेस होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं और वो अपनी जो लेक्चर्स हैं वो देते हैं। तो इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ राहिला बकाई साहब मौजूद हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए और बहुत शुक्रिया कि ये एंटरटेनमेंट दे रहे हैं आप लोग। वैसे तो हमारी कौम के पास एंटरटेनमेंट है कुछ नहीं है ना, रोज क्रिकेट देखते हैं ना हम लोग, ये नहीं देखते। हाँ, ये आजकल क्रिकेट को छोड़ के लोग इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में क्यों आए, ये अब आपने लोगों को बताना है। भाई द थिंग इज कि हर एक्टिविटी अपनी जगह एक अहमियत रखती है। बिल्कुल। क्रिकेट की अपनी अहमियत है और जब हम इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल की बात करते हैं तो लिटरेचर की, अदब की, उसकी एक अपनी अहमियत है। और जो लोग हमारे यहाँ एक कहते हैं ना रूह की ग़ज़ा हासिल करना चाहते हैं तो वो अदबी महफिल में ही जाते हैं, अदब से ताल्लुक़ होता है। बिल्कुल। तो इसलिए हम उनसे ज़रूर कहेंगे कि वो आएँ, यहाँ पर उनको एक वैरायटी ऑफ सेशंस मिलेंगे। यहाँ पैनल डिस्कशंस हैं, टॉक्स हैं, मुशायरा है, इंग्लिश में है, उर्दू में है। सबसे ज़्यादा जो हमने इम्पोर्टेंट इस दफ़ा फोकस किया हुआ है जैसे पीपल प्लानिट पॉसिबिलिटीज़, इसमें हम इन्वायरमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज की जो मसाइल हैं उन पर बातचीत होगी। और एजुकेशन पर फोकस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल लोगों को बहुत कंफ्यूज करके रखता है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, उसके ऊपर पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है जो आकर बात करेगा कि ये स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, लर्नर्स के लिए कितनी अहमियत रखता है। सही है। तो इसके अलावा जो बहुत एक की आई थिंक हम एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, वी ऑल फील फॉर द पीपल ऑफ गाजा, वट एवर इज हैपनिंग देयर, जो ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है वहाँ पे। आई मीन देयर इज अ सेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इस पर हम पाकिस्तान में क्या होता है, बाहर क्या होता है, दुनिया में क्या होता है, हाउ इम्पोर्टेंट द ह्यूमन राइट्स आर फॉर पीपल, फॉर जनरल पब्लिक। तो उस पर एक सेशन है जिस पर बात होगी। तो इट्स अ मिक्स ऑफ सीरियस टॉक, फन, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी भी है, क्लोजिंग के ऊपर हामिद खान की गजल नाइट भी है, सरमद खुसर की फिल्म की स्क्रीनिंग भी है वहाँ पे। सो इट्स अ ब्लेंड एंड अ मिक्स ऑफ कुछ ना कुछ। देयर आर 15 बुक लॉन्चेस, 150 स्पीकर्स कमिंग देयर इन अराउंड 60 सेशंस। So it's a mix of मैसिव है भाई, पूरा प्लान है। एंड हर एक आए, फैमिलीज आए, उनको हर एक को अपने लिए कुछ ना कुछ उस प्रोग्राम में जरूर मिलेगा। अच्छा, बच्चों को जरूर लेके जाएं, ये तो ये की है भाई, बच्चों को लेके जाएं, उनको पता चले बच्चों के लिए। हाँ, बच्चे, क्योंकि मुझे याद है कराची लिटरेचर फेस्टिवल जो होता है उसके अंदर बच्चों के लिए एक अलग से वो जगह बनी हुई होती है, वहाँ पर स्टोरी टेलिंग वगैरह भी हो रही होती है। अच्छा, इस दफा बहुत छोटे बच्चों के लिए इस तरह की नहीं है, मगर किताबें वो चीज़ है जब आप बच्चों को लाएंगे, मतलब बच्चों को, टीनेजर्स तो डेफिनेटली देयर, बट चिल्ड्रन यंगर देन दैट। बट द थिंग इज, अगर वालिदैन अपने बच्चों को लाएंगे, बच्चों को किताबें नजर आएंगी, वो एक माहौल नजर आएगा, तो उनकी जो वो परवरिश में उनके अंदर ये चीज़ सॉर्ट ऑफ घुल जाएगी कि यस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और हमें किताबों की तरफ आना है, हमें पढ़ना है। और जो एज वी ऑल नो कि जो लोग या जो कौम किताब नहीं पढ़ती या किताबों से दूर हो जाती है वो अपने डिस्ट्रक्शन के लिए खुद ही जिम्मेदार होती है, कोई किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है उनके लिए। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस्लामाबाद की ही, तो इस्लामाबाद में ये कौन सा फेस्टिवल है, मतलब कितनी मरतबा पहले हो चुका है ये लिटरेचर फेस्टिवल? ये इस दफा 9th फेस्टिवल हो रहा है। सिर्फ जो बीच में हमने 2 साल 3 साल मिस किए वो कोविड की वजह से थे। एक 9 सालों का अगर आप थोड़ा सा एक कंपैरिजन करें कि फ्रॉम स्टार्ट आज तक कितना बड़ा हो चुका है इस्लामाबाद में और लोगों का रिस्पांस कैसा होता है इस पर? जब हमने पहली दफा किया था, मैंने इस्लामाबाद के बजाय कराची वाला इस हमेशा देखा है। अच्छा, मैंने इस्लामाबाद वाला किया है टेंट। कराची तो इतना मैसिव हो चुका है कि इट स्टार्टेड विद, आई थिंक फर्स्ट टाइम हमारे पास 30,000 या 20,000 लोग थे जो होटल कार्ल्टन में हुआ था, वहां पर आए थे। बिल्कुल। और अभी जो हमने फरवरी 2023 में जो लास्ट किया, वी हैड मोर देन 120,000 people attending the Karachi Literature Festival over 2.5 days. Every session was live streamed through on our social media channels. So we have million of views and engagement on the social media. So Karachi is huge, but having said that, Islamabad भी छोटा नहीं है बिल्कुल, आप उसको भी तेजी से Islamabad is coming closer because catching, and obviously Karachi is a bigger city. तो उस comparison में, but Islamabad में भी over a period of time the interest has really grown up. लोग हमारे यहाँ लास्ट 2-3 साल पहले जब हमने किया था, it was a very
nice. I mean, I wouldn't say like Karachi, but a very good वो एक gathering नहीं हो थी. सकता, but ये कि it's growing in It's Islamabad growing. also. सिर्फ थोड़ा फर्क यह है क्योंकि हम 3 साल एक्चुअली फेस टू फेस नहीं कर सके, तो एक गैप आ गया है. इंशाल्लाह हम इस साल चाह रहे हैं कि जो स्पीकर्स हैं आप लोगों के स्पीकर्स, उनके बारे में बताएं, जिनके अहम लोग, जो खास जिनके फैन फॉलोइंग बहुत है, हो सकता है हम भी किसी के फैन हो गए, हम आएंगे उनको सुनने. भी देखिए, इसके अंदर अब डिपेंड करता है आपका पसंद किस तरफ है. नाउ वी हैव गॉट पोएट्स लाइक इफ्तिखार आरिफ, किश्वर नाहिद, वी हैव गॉट कमाल जबरदस्त, वी हैव गॉट लिटरेरी राइटर्स जिसके अंदर अहमद नदीम कासमी हो गए या अजहर नदीम सैयद साहब, अजहर नदीम सैयद हैं. आई मीन इस we've got Hamid Shahid, we've got सहाफियों की बताएं, सहाफी और सियासतदानों का बताएं. सहाफियों में हमारे साथ एक सेशन है हामिद मीर के साथ. इट्स नाम हमने उसको कैपिटल टॉक दिया, बट नथिंग पॉलिटिकल विल बी डिस्कस. वी वांट पीपल टू नो. हामिद मीर साहब क्या बात करेंगे? हामिद मीर से पूछेंगे कि हामिद मीर हैं क्या, आखिर वो हामिद मीर बने कैसे, वो क्या उनकी शख्सियत की बातें थी, या वो क्या उनके अंदर इंसेंटिव्स थे, वो चीजें थी जिसने हामिद मीर को हामिद मीर बना दिया. तो दैट्स, और उनको तौसीक हैदर इज गोइंग टू बी इंटरव्यूइंग हामिद मीर इसमें. तो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. पॉलिटिशियंस के अंदर हमने एक सेशन रखा है, जैसे एक तो खैर शेरी रहमान आ रही है एज आर क्लोजिंग की नोट, एंड शी विल बी टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट के ऊपर. तो उनकी तो खैर बहुत ही एक मीनिंगफुल क्लोजिंग स्पीच होगी हमारे साथ. देयर इज अनदर सेशन विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. वो बेस किया हमने ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और आपका जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है. सो दिस वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच जो पिलर्स आपके हैं सोसाइटी का बिल्डअप, एंड देन दे विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई हमने किया क्या है. हामिद खान रॉयल रंबल होगा ये तो. सो हामिद खान इज देयर, उसके अंदर रजा रब्बानी उसके अंदर. देन वी हैव गॉट सना हु इज अ फॉर्मर पाकिस्तान एम्बेसडर थी, शी विल बी देयर. सो इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल दीज सेक्टर्स, एंड द क्वेश्चन विल बी के what have we done? What have we achieved in 70 years? Where are we standing now? Very important. तो इस तरह से, and then of course there are book launches and there are around 15 book launches हैं इस प्रोग्राम में. तो उनके ऑथर्स होंगे, उनके लोग मौजूद होंगे. तो you'll find, as I said now, there is, it's a full dish with all sorts of spices into it. It all depends. आपको नमक ज्यादा चाहिए या आपको मिर्ची ज्यादा चाहिए, जो आपको चीज चाहिए वो मिल जाएगी. बिल्कुल 12 मसाले इसमें हैं. कोशिश की हमने. बिल्कुल जबरदस्त. लास्ट टाइम बहुत शुक्रिया. जो कोविड से पहले हुआ था उसमें मैंने जॉर्ज फुल्टन का अटेंड किया था सेशन. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. वो तो हमने कराची जाके भी अटेंड किया था. बस अब आप आपके कराची में आइएगा ना, फरवरी में होगा 16, 17, 18 को 2024 in February in Karachi. So we'll be looking forward to having you there with us. हम भी होंगे, you also be there. Thank you राहिला साहबा, बहुत शुक्रिया आपका. सो इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल ये जो वीकेंड है, बस ये वीकेंड आपका, ये आप लोगों का बुक्ड है. ये हमने इधर आपका नाम लिख दिया है. बिल्कुल बुक्ड फॉर बुक्स है. और लेकर जाएं अपने साथ घर वालों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, सबको. वहाँ पे एक वैसे ही पता है, आप किताबें देखते हैं, ये इंसान की फितरत है मेरा ख्याल है. पढ़ें या ना पढ़ें, आप खरीदते जरूर है, फिर उसमें एक सफ़ा भी खोल लेंगे, फिर जरा 2 सफ़े तक पहुंच जाएंगे. तो वो एक जरा मैंने किताब खरीदी है जरा. बिल्कुल. और जो नई किताब की खुशबू होती है ना, नए नोट और नई किताब की खुशबू, इन दोनों में से जो है ना ज्यादा बेहतर नई किताब वाली होती है. मैं आपको बता दूं. ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान. जी अब आपको कुछ बताते हैं लीडरान के बारे में कि दुनिया के कौन से ऐसे लीडर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स अपने ज़माने के रहे हैं कि जिनका फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ रहा है, और वो मौक़िफ़ क्या था वो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. आजकल के जो लीडरान हैं उनका तो मौक़िफ़ हमने देख लिया है. उसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो कि बड़े बड़े ममालिक के लीडर हैं, उन सब ने तो इसराइल की हिमायत की हुई है. लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि कहते हैं कि जो इसराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है. माजी के लीडर्स की तरफ बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हमारे लिए हमारे अपने से होगा. बिल्कुल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. मसला फ़लस्तीन पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूरअंदेशी ने फ़लस्तीन पर इसराइली अज़ाइम की पहल ही निशानदेही कर दी थी. और कायदे आज़म ने जो कहा था वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ. कायदे आज़म ने फरमाया था कि ये कोई गैरत नहीं है, ये एक जुर्म है, एक गुनाह है. बिल्कुल.
और अगर सदर ट्रूमैन ने अमेरिकी सरजमीन पर यहूदियों को आबाद होने की जगह क्यों नहीं दी? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उनका ये था कि भाई आप उधर दे देते, और उसकी वजह यह है कि यहूदी अपने लिए फ़लस्तीन में कोई मस्कन तलाश करने नहीं आए, बल्कि वो बरतानवी हथकंडों और अमेरिकी दौलत के ज़रिए फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्जा करने के लिए आए हैं, जो कि 2000 साल पहले उन्होंने खो दी थी। ये बुनियादी मकसद उन्होंने बयान कर दिया। बिल्कुल, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने खुले अल्फाज में, साफ अल्फाज में। बिल्कुल। फिर उसके अलावा मोहम्मद अली बॉक्सर और इन्फ्लुएंसर, मैंने अपने इंट्रो में इसलिए कहा कि कुछ लोग सिर्फ लीडर नहीं होते, वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं अपने दौर में लोगों को। तो मोहम्मद अली बॉक्सर ने फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था। उन्होंने अपने वक्त में फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ भरपूर अंदाज में इज़हार यकजहती की, और उन्होंने कहा कि मैं अपने और अमेरिका में रहने वाले तमाम मुसलमानों के नाम पर सेहूनी ताकतों से आज़ादी हासिल करने की फ़लस्तीनियों की जो जद्दोजहद है उसकी हिमायत का ऐलान करता हूँ। These were his words, ओपनली। बिल्कुल, कोई अगर मगर इफ एंड बट दाएं बाएं वो होता है ना, हल्का सा इजहार नहीं, खुले अल्फाज में साफ साफ उन्होंने बताया व्हाट डज ही फील अबाउट इट। अच्छा, गांधी जो कि भारत के मशहूर लीडर थे जी, और उन्होंने भी क़याम पाकिस्तान से कबल जो कांग्रेस के रहनुमा थे, उन्होंने भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ बुलंद की थी, इसराइल के नाजायज़ कब्जे की मजम्मत की थी। मौक़िफ़ क्या था उनका कि जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों की मिल्कियत है, फ्रांस फ्रांसीसियों की जागीर है, वैसे ही फ़लस्तीन अरब का हिस्सा है और सिर्फ अरब से मुंसलिक है। ये है गांधी के अल्फाज। बिल्कुल ठीक है जी। अगेन क्लियर कट। मैल्कम एक्स की बात कर लें। मैल्कम एक्स ब्लैक मूवमेंट जो थी अमेरिका की, उसके बहुत बड़े रहनुमा थे, और उन्होंने एक जो कहिए कि वो एक नामवर मुसलमान सियासतदान भी थे, इंसानी हुकूक के समाजी कारकुन भी थे। उन्होंने क्या कहा था? क्या सहूनियों के पास कानूनी और अखलाकी हक है कि वो अरब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लें, अरब शहरियों को अपने ही घरों से निकाल बाहर करें और तमाम अरब जायदादों पर अपनी मजहबी बुनियादों पर कब्ज़ा कर लें कि उनके आबा व अजदाद कई हज़ार साल कबल यहाँ पर आबाद थे? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि मैल्कम एक्स ने उठाया था। बिल्कुल। फिर इसके बाद हम अगर आपको बताएं, जेम्स बॉल्डविन अमेरिका के एक मशहूर मुसन्निफ़ और लिखारी थे, और उन्होंने मसला फ़लस्तीन पर जो लिखा वो भी बड़ा साफ था। वो ये था कि फ़लस्तीन के लोग बरतानवी नौ आबादियाती पॉलिसी डिवाइड एंड रूल उसका, और 30 सालों से यूरोप में मुजरिम ईसाइयों की गुनाहों का खमियाजा भुगत रहे हैं, और उन्होंने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे की अपने कलम के ज़रिए भी शदीद मजम्मत की। वो लिखते भी थे तो उनके खिलाफ भरपूर तरीके से खुल के लिखते थे। बिल्कुल। अच्छा, एडवर्ड सईद जो है वो बेसिकली फ़लस्तीनी अमरीकी माहिर तालीम, अदबी नक्काद और सियासी कारकुन थे, और बड़ी ज़बरदस्त किताबें उन्होंने लिखी हैं ओरिएंटलिज्म वगैरह के हवाले से, और उनकी कुछ तस्वीर भी अभी सोशल मीडिया पर रिलीज हुई थी, जिसके अंदर वो फैज़ अहमद फैज़ और यासिर अरफात वगैरह बिल्कुल इनको देखा जा सकता था। बिल्कुल। तो वो उन्होंने क्या लिखा है कि ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि हर शख्स किसी खौफ, दबाव और डर के बगैर अपनी ज़िंदगी जिए, और इनका मौक़िफ़ बुनियादी ये था कि आज़ादी किसी भी कब्ज़े और जबर के बगैर इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती है। उन्होंने फ़लस्तीन पर इसराइली जबर और ग़ासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद की थी। तो ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो कि जिनको हम कहते हैं कि जो माशरे को एक राह दिखाते हैं, बड़े थिंकर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, जो सही और गलत बताते हैं। हाँ बिल्कुल, और विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ये नहीं वो जो शुरू में मैंने कहा ना कि अगर मगर कर लेते हैं, हम नाम गोल कर लेंगे, इसराइल का नाम नहीं लेंगे, हम कहेंगे कि जेनोसाइड हो रहा है। भाई कहाँ हो रहा है जेनोसाइड? जिसको नहीं जेनोसाइड का लफ्ज तो बोलना बड़ा मुश्किल से, बिल्कुल हाँ नहीं बोल रहा, बोल ही बहुत कम रहे हैं, लेकिन वो लफ्ज जो है इसराइल, वो कहते हुए भी लोगों की ज़बानें जो हैं वो बस कुछ हो जाता है। बिल्कुल। तो विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी राइट और रॉन्ग का फर्क बताना वो एक लीडर का काम है। हाँ, और लोगों को पता लग जाता है कि कौन किसके साथ है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लोग जो हैं वो कोई बेवकूफ़ तो है नहीं भाई, ऐसा ही सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। और उस सोशल मीडिया के दौर में आप जितनी भी पाबंदी लगाएंगे, लोगों तक असल मवाद पहुंच जाएगा, लोगों को पता चल जाता है कि असल मुजरिम कौन है। और इस पूरे सिनेरियो में हम सब जानते हैं कि असल मुजरिम जो है वो इसराइल ही है। और बस जो सिलसिला वहाँ चल रहा है, हमारी दुआ भी है कि हम इस सिलसिले को ख़त्म होता हुआ देखें, वहाँ पर उस जगह पर अमन देखें और हल देखें इसका। कोई अब तो इतना लंबा हो गया है कि मतलब उनकी जनरेशन दर जनरेशन ये चीज़ जो है फेस करती रही हैं, लड़ रही हैं उससे, अपना सारा मुस्तकबिल लगा दिया, पूरी उम्रें गुजार दी उन्होंने। ठीक है जी, तो बस दुनिया ऐसे ही चल रही है। बिल्कुल हमें दें आज के प्रोग्राम से इजाज़त। हमें और पाकिस्तान को, फ़लस्तीनियों के मासूम बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें, और अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।